हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ए गुरुकुल एलआईएस पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अपने ऑल इन वन एलआईएस कोर्स के यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में अगर आपने किसी भी तरह के लाइब्रेरी साइंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया हो तो इस टॉपिक के बिना वो एग्जाम पूरा नहीं हो सकता। इतनी इंपॉर्टेंस है आपके कोर्स में इस टॉपिक की। मैं गारंटी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, वो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है इस टॉपिक में हमारे पास और आपके कंसेप्ट भी क्लियर करने होंगे। दोनों तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, उनको अच्छे से नोट डाउन कर लिया, 2-3 बार उसको रिवाइज कर लिया और इस वीडियो के माध्यम से 2-3 बार आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा और 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली सही होने वाले हैं। ठीक है, वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए और उसको आप गलत करके आए। सो इतनी इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की, तो इसलिए प्लीज बोल रहा हूं, जहां भी इस टॉपिक को आप नोट कर रहे हो रजिस्टर पे कहीं भी, आप बहुत अच्छे से तैयार करिए और एक एक फैक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां से बता दूंगा। वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी न कभी एग्जामिनेशन में पूछी गई होंगी, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और 2-3 बार वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जो है हमारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, क्या है देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन टू द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हैज बीन इनिकेटेड ऑफ हिज 5 लॉज। रंगनाथन सर का लाइब्रेरी साइंस में, ना सिर्फ इंडिया की लाइब्रेरी साइंस में बल्कि वर्ल्ड की लाइब्रेरी साइंस में इन 5 लॉज के द्वारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। रंगनाथन सर के द्वारा दिए गए इन 5 लॉज को लाइब्रेरी साइंस के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन के रूप में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड के फॉर्म में देखा जाता है। इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है, आप देखिए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर लंदन गए थे, वहां पे उन्होंने अपनी लाइब्रेरी साइंस की डिग्री कंप्लीट की, या जो भी उसके प्रैक्टिकल्स चीजें थी वो सीख कर इंडिया में वापस आए। उनको इंडिया में जॉब मिलती है और जब वो जॉब कर रहे थे, उस जॉब के पीरियड में उन्होंने देखा कि बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थ्योरेटिकली जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो वो ठीक लगती हैं, बट जब उसी चीज़ का हम लोग कभी प्रैक्टिकल करते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाइब्रेरियन बनेंगे, वहां पे देखेंगे कि जो थ्योरी आपने पढ़ी होगी उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस करनी पड़ रही। वही सेम चीज़ें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर ने किया और उन्हीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को उन्होंने बुक के कलेक्शन के फॉर्म में ठीक करने के लिए कुछ लॉज बनाए और वही लॉज बाद में कहलाए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर का इसमें और इसीलिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं। दीज लॉज मींस ये 5 लॉज वर फर्स्ट स्टेटेड एंड देयर फॉर्मल एक्सपोजिशन वाज प्रोवाइडेड बाय द ऑथर एट द प्रोविजनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट चिदम्बरम, तमिलनाडु, दिसंबर 1928। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्लाइड से आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। 2 फैक्ट्स हैं और इन्हीं 2 फैक्ट्स को बनाकर देखकर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं पहला बता रहा हूं आपको, देखिए यहां पे समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट स्टेटेड, मैंने इसको देखिए हाईलाइट किया है क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रंगनाथन सर जब ये चीजें कर रहे थे ना, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में सोच रहे थे, लिख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत शॉर्ट पीरियड में हो गई, एक लंबा टाइम लगा था। लेकिन रंगनाथन सर ने इन 5 लॉज के बारे में सबसे पहले पब्लिक को, देखिए फर्स्ट स्टेटेड एंड देयर फॉर्मल एक्सपोजिशन। फॉर्मल एक्सपोजिशन का मतलब पहली बार उन्होंने कब बताया या पहली बार कब उन्होंने पब्लिक के सामने लोगों को इसके बारे में बताया कि कुछ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जैसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं कुछ काम कर रहा हूं। ये पहली बार उन्होंने प्रोविजनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट चिदम्बरम, तमिलनाडु में, जो दिसंबर 1928 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इसको पहली बार फॉर्मल एक्सपोजिशन हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन 2 तरह के पूछे जाएंगे, पहली बार बुक कब आई और पहली बार इसका फॉर्मल एक्सपोजिशन कब हुआ था। तो 2 फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। मैंने पहला फैक्ट आपको बताया कि दिसंबर 1928 में पहली बार इसको रंगनाथन सर ने पब्लिक किया था। ठीक है, इसी चीज को बाद में सब्सिक्वेंटली दीज लॉज वर फुल्ली डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म 1931। पहली बार इस चीज को, इन्हीं लॉज को 1931 में बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया। इसी लॉज को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बहुत अच्छे से इलुबरेट करके एक बुक फॉर्म बनाया, एक बुक बनाई और उस बुक को सबसे पहले पब्लिश की थी 1931 में, जो कि बाद में रंगनाथन सर की पहली बुक बनी। तो मैं आपसे पूछूंगा रंगनाथन सर की पहली बुक का नाम, तो वो है आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मैंने आपको बताया था इस स्लाइड से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन
कि उसका फॉर्मल एक्सपोजिशन कब हुआ इन 5 लॉज का, आपको आंसर देना है प्रोविजनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट चिदम्बरम। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, ये कब किया था उन्होंने, ये पहला एक्सपोजिशन कब हुआ था, आंसर इज दिसंबर 1928। और तीसरी चीज कि उसको फर्स्ट टाइम बुक के फॉर्म में कब पब्लिश किया गया डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा, आंसर इज 1931। ठीक है, ये 3 चीजें आपको इस स्लाइड से याद रखनी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर की जो पहली बुक है उसका यहाँ पे आपको कवर पेज दिख रहा है। ठीक है, ये कवर पेज है और इस कवर पेज से मैं आपको दिखाऊंगा 2-3 क्वेश्चन आपको यहां से भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में कभी न कभी पूछे गए हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। इस स्लाइड से 4-5 क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 4-5 क्वेश्चन जो पूरी तरह से फैक्ट है। यहाँ पे अभी कोई मैं कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इस टॉपिक के हैं। इस टॉपिक से जो भी फैक्ट्स हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं, इस कवर पेज को पहले अच्छे से देख लीजिए। ये है फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, जो रंगनाथन सर का बुक है उसका कवर पेज किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा। रीप्रिंटेड एंड पब्लिश्ड बाय एसएस पब्लिकेशन। एक फैक्ट देखिए यहां से मिल गया। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा लिखी गई फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रेजेंट टाइम में पब्लिशर कौन है, इस टाइम इस बुक को कौन पब्लिश कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा एसएस पब्लिकेशन। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलुरु 2006। इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इस बुक का जो पब्लिकेशन हो रहा है इसका कॉपीराइट किसके पास है, आपका आंसर आएगा शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि एक संस्था है बेंगलुरु में। यहां पे देखिए इसका जो कॉपीराइट है वो किसके पास है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएल्स भी कह सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो बुक है अभी रंगनाथन सर की, इसका कॉपीराइट किसके पास है, इसका कॉपीराइट इश्यूज किसके पास है। आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो उसका पूरा नाम देगा शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि बेंगलुरु में एक संस्था है, या तो इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाएगा। आपको दोनों चीज आपको समझनी होगी, याद करके रखनी होगी। ठीक है, और जब ये पहली बार, अच्छा देखिए अभी जो पब्लिश हो रही है इसका पब्लिशर कौन है, एसएस पब्लिकेशन। लेकिन ये जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, जब रंगनाथन सर ने 1931 में इसका फर्स्ट एडिशन निकाला था बुक का, तो उस टाइम इसका पब्लिशर कौन था। ठीक है, उस टाइम इसको किसने पब्लिश किया था, उस टाइम पब्लिश किया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसको उस टाइम पब्लिश किया था 1931 में। बट आज अगर आपसे पूछा जाए पब्लिशर कौन है, एसएस पब्लिकेशन के नाम से ये पब्लिश हो रही है। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन ईयर, जो फर्स्ट एडिशन आया था, इसका पब्लिकेशन ईयर क्या था आपको मैंने बता दिया, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है 1931 में। और देखिए इसका फॉरवर्ड किसने लिखा था, ये जो बुक थी ना फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने फर्स्ट टाइम लिखी थी तो उस समय इसका फॉरवर्ड किसने लिखा था, इसका फॉरवर्ड लिखा था सर पीएस श्रीवास्वामी अय्यर। ये इनके इंडिया में जो गुरु थे, ठीक है, इनके जो टीचर थे उनके द्वारा इसका फॉरवर्ड लिखा गया था और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, या इसका इंट्रोडक्शन जो लिखा था इस बुक का वो लिखा गया था WCB शेयर्स के द्वारा। ये रंगनाथन सर के लंदन के जो गुरु थे, टीचर थे, उनका नाम है इंट्रोडक्शन बाय WCB शेयर्स। और ये फॉरवर्ड जो इंडिया में इनके टीचर थे सर पीएस स्वामी अय्यर, इन्होंने इनका फॉरवर्ड लिखा था। तो ये 4-5 फैक्चुअल देखिए, 1 2 3 4 5 चीजें आपको यहां से याद रखनी है। एक चीज आपको यहाँ पे जो करंट में इसके पब्लिशर है वो याद रखना है। तो इस स्लाइड से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। पूरी तरह से सब कुछ फैक्ट है, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। फॉरवर्ड लिखा था किसने, ठीक है, इनके जो इंडिया में टीचर थे पीएस स्वामी अय्यर ने। इसका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया था, WCB शेयर्स के द्वारा। फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुई थी किसने पब्लिश की थी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। कॉपीराइट, इस बुक का कॉपीराइट किसके पास है, श्रेयल्स के पास है। कब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, 1931 में। ये चीजें आपको इस बुक के लिए, इस बुक का जो कवर पेज है या इस बुक के बारे में फर्स्ट कुछ 3-4 इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, अब ये हमने देख लिया कि फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहली बार कब हुआ था, बुक के फॉर्म में कब आया, बुक किसने लिखी, फॉरवर्ड किसने लिखा, पब्लिकेशन कौन था, ये सब चीजें जो हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी इस बुक के बारे में वो चीजें हमने कवर कर ली। एग्जाम में यहीं से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई है। अब जो आपके आने वाली स्लाइड्स होंगी इसके बाद वहां से आपका कंसेप्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। चलिए, फाइल ऑफ लाइब्रेरी साइंस बहुत ईजी है, सबको याद होंगे, एक बार देख लेते हैं। अब ये 5 लॉज हैं क्या, ठीक है। पहला है बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर और लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5 लॉ हैं
जो आपको याद रखने हैं। इनके लिए कैसे क्वेश्चन आए, अगर बहुत इजी पेपर बना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपका जो एग्जाम हो रहा है किसी भी तरह का, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, किसी भी तरह का स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम भी अगर कभी दे रहे हैं आप, तो अगर आपका पेपर का लेवल मॉडरेट है, ठीक है, लेवल थोड़ा सा कम है, तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। रंगनाथन सर के द्वारा फर्स्ट लॉ क्या था, उनका फर्स्ट लॉ क्या है, बुक्स आर फॉर यूज, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको पहला। इसी तरह से सेकंड लॉ के बारे में पूछ लिया जाएगा, थर्ड लॉ के बारे में पूछ लिया जाएगा, फोर्थ लॉ के बारे में पूछ लिया जाएगा और फिफ्थ लॉ के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन तो आपको यहां से तैयार हो गए कि अगर आपका मॉडरेट पेपर आ रहा है और फैक्चुअल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूछ लिया जाएगा 5 लॉ के फर्स्ट लॉ कौन सा था, कोई पेपर होगा तो उसमें सेकंड लॉ पूछ लिया जाएगा, कोई में फोर्थ लॉ पूछ लिया जाएगा या फिफ्थ लॉ पूछ लेगा, जो कि बहुत इजी है, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। हिंदी के जो स्टूडेंट्स होंगे अगर बुक को देख रहे हो तो हिंदी के भी इसके लॉज हैं, बुक्स आर फॉर व्यू, मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी चीजें हिंदी के लिए हैं, हिंदी में आप चीजें याद कर लीजिएगा। इंग्लिश के स्टूडेंट्स, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक। देखिए रंगनाथन सर की ने एक कंसेप्ट है ट्रिनिटी कंसेप्ट, ठीक है, उन्होंने त्रिमूर्ति की अवधारणा दी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले रीडर को दिया है। अगर आपको फर्स्ट देखिए सेकंड लॉ थर्ड लॉ में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि पहले रीडर आएगा कि पहले बुक आएगा, तो त्रिमूर्ति की अवधारणा में, ट्रिनिटी कंसेप्ट में रंगनाथन सर ने सबसे पहले रीडर को रखा है, ठीक है, उसके बाद बुक आया है और उसके बाद स्टाफ है। तो जो ट्रिनिटी की कंसेप्ट है उसमें रीडर सबसे पहले है, तो इसलिए एवरी रीडर हिज और हर बुक। फिर थर्ड जो लॉ बनेगा आपका, एवरी बुक इट्स रीडर, तो पहले रीडर है बाद में बुक है। इस तरह से अगर आप सेकंड लॉ थर्ड लॉ में कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो कर सकते हैं। फोर्थ लॉ सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और फिफ्थ लॉ है आपका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही कंसेप्ट, बेसिक से कंसेप्ट है, बट आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में बच्चे सेकंड थर्ड लॉ या फर्स्ट सेकंड लॉ थर्ड लॉ में भी कंफ्यूज होते हैं। सिंपल पेपर आएगा तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाएगा, और अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ करना है, थोड़ा सा उसको करना है, तो इसके इंप्लीमेंटेशन पूछे जाएंगे कि 5 लॉज तो आप जानते होंगे, आई नो, लेकिन अगर आपका इसका इंप्लीमेंटेशन पूछा जाए कि इसको लाइब्रेरी साइंस में कैसे इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद फिर अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में चीजें देखेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में भी अगर आप बैठे हो कभी, ठीक है, किसी भी तरह के लेवल का जो भी एग्जाम दे रहे हो आप, अगर उसमें इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में भी आपसे इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि फाउंडेशन है, ठीक है, पिलर है लाइब्रेरी साइंस का, तो यहां से लाजमी है क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे हो सकता है आपने घर में बैठ के हो, देख रहे हो, तो आपको बहुत आसान से लगेगा सर इसमें फर्स्ट लॉ ये है, सेकंड लॉ ये है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, 4 लोग आपके सामने बैठे रहेंगे और सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा आपको या बच्चे आपको थर्ड लॉ पता है, तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे प्रेशर रहेगा इंटरव्यू का कि सर थर्ड लॉ में पहले रीडर आया था कि पहले बुक आया था। ये चीजें आपको इसलिए कंफ्यूज करेंगी, तो कुछ ट्रिक बना लीजिए, किसी भी तरह का मेथड इस्तेमाल करते हुए ये 5 लॉज याद कर लीजिए, चाहे आप रिटन एग्जाम दे रहे हो चाहे इंटरव्यू दे रहे हो। ये एकदम हॉट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर होनी चाहिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट बताए थे, ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताई थी, वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है हमारा? फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, ठीक है। बुक्स का क्या उपयोग है, कैसे उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और फर्स्ट लॉ को किस तरह से लाइब्रेरी साइंस में इंप्लीमेंट करेंगे उसको समझ लेते हैं। रंगनाथन सर ने जब ये लॉ बनाया था, या जब वो लॉ दे रहे थे, तो उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या देखा कि उस समय बुक्स को एक शोकेस के रूप में रखा जा रहा है, बुक्स को इस तरह से सजाया जा रहा है जैसे वो कोई सजावटी वस्तुएं हैं, ठीक है। उनको इस तरह से लाइब्रेरी में शोकेस किया जा रहा है कि उसको कोई छू ना पाए, उसको कोई टच ना करे, वो डैमेज ना हो जाए, उनको वो गंदी ना हो जाए किसी तरह से भी। इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा था बुक्स का लाइब्रेरीज में। ये बात मैं तब कर रहा हूं जब रंगनाथन सर 1931 में ये सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने देख रहे थे। तो उन्होंने नियम बनाया कि बुक्स कोई सजावटी किताबें नहीं है, उनको शो केस में अलमारी में बंद करके शीशे की अलमारी में सजावटी वस्तुओं के रूप में नहीं रखना है, उनका इस्तेमाल करना है, उनको यूज करना है। इसलिए उन्होंने पहला लॉ दिया, पहला नियम दिया कि बुक्स आर फॉर यूज, किताबें हैं इस्तेमाल करने के लिए, उनका यूज किया जाए, वो सजावटी वस्तुएं नहीं हैं। देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में। द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेटेड बुक्स आर फॉर यूज बट हिस्टोरिकली, जो ऐतिहासिक रूप में क्या होता था, बुक्स वर chained to shelf and libraries were meant for storage rather than use, उनको चेन से बांध के रखा जाता था, ठीक है, ताकि वो वहां से यूजर उसको उठा न ले, उसको डैमेज ना कर दे, उसको प्लेस ना चेंज कर दे, उनको बस एक जगह स्टोर करने की, रखने की व्यवस्था को ही लाइब्रेरी समझा जाता था। बट रंगनाथन सर ने इस चीज को देखा और इसके बारे में पहला नाम दिया, पहला नियम दिया, बुक्स आर फॉर यूज। लेटर बुक्स वर मेड अवेलेबल फॉर दोज हु पेड फॉर फीस,
और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये होने लग गया कि अगर आपको बुक्स इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए आपको पहले कुछ पेमेंट करनी होगी, सो दैट कि अगर आप बुक्स को डैमेज कर दें, बुक्स को लेके चले जाएं तो हमें उसकी फीस मिल जाए, उसके पैसे मिल जाएं। तो चीज़ें क्या हुई, पहले तो आपको किसी भी तरह के यूजर्स होते थे उनको बुक्स एक्सेस नहीं मिलता था, बाद में जो पेड मेंबर्स थे उनको बुक एक्सेस मिलने लग गया और लेटर ऑन ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई होंगी सबके लिए। बट नाउ बुक्स लैंडिंग इज फ्री, इस समय आपके पास बुक्स फ्री हैं। मॉडर्न लाइब्रेरीज आर अट्रैक्टिव एंड ऑफर स्पेशल सर्विसेज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ बुक्स। इस समय जो लाइब्रेरीज हैं, जो मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं, वो यूजर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम टाइम हमारी लाइब्रेरी में विजिट करिए, मैक्सिमम टाइम तक हमारी लाइब्रेरी में स्टे करिए और जिस भी तरह का रेफरेंस मटेरियल, जिस भी तरह का बुक्स आपको चाहिए वो हमारे लाइब्रेरी में आपके लिए अवेलेबल है। बट ट्रेडिशनली ये चीज़ें इस तरह से नहीं थी, फेज वाइज इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि ट्रेडिशनल में चीज़ें कुछ और थी और प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न में कुछ और हैं। Librarians are happy when shelves are continuously empty and take initiative to increase the use of books and make the library center of intelligent अचीवमेंट्स। देखिए स्टार्टिंग में चीज़ें अलग थी, बुक्स को चेन में बंद करके रखा जा रहा है, यूजर्स को उससे दूर रखा जा रहा है, बट चीज़ें धीरे धीरे लेटर ऑन चेंज होती है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में, मॉडर्न लाइब्रेरीज में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियन के यूजर्स को उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। This law emphasizes that importance of making libraries material accessible and available for use by the public. The primary purpose of libraries is to provide access to the knowledge, and books and other materials should be arranged and organized in a way that they make it easy for user to find them what they need। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का एक्चुअल में क्या सेंस था कि ट्रेडिशनल में लाइब्रेरीज को अलग एक ऐसी जगह माना जाता था जहां पे ज्यादा से ज्यादा यूजर ना आए तो बेहतर है, लेकिन आज के जमाने में, आज की मॉडर्न लाइब्रेरीज में मैक्सिमम यूजर्स को प्रमोट करने के बारे में बात चल रही है। अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारी मॉडर्न लाइब्रेरीज में या आज की लाइब्रेरीज में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए, तो ये चीज होगी कैसे, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तरीके होंगे, इस चीज को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इंप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, कैसे हम यूजर्स को प्रमोट करेंगे या लाइब्रेरीज में जो फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। पहला है लाइब्रेरी की लोकेशन। अब अगर आप अपनी लाइब्रेरी की लोकेशन इस जगह या ऐसी जगह पे रखते हैं जो बहुत दूर हो, बहुत रिमोट एरिया में हो, वो सेंटर ऑफ द एरिया, सेंटर ऑफ द विलेज, सेंटर ऑफ द टाउन, सेंटर ऑफ द सिटी से दूर हो, कहीं बॉर्डर एरिया पे हो, तो वो कहाँ से उस यूज़र को लाइब्रेरी में एक्सेस करने का टाइम मिलेगा या कैसे प्रमोट होगा कोई यूज़र उस लाइब्रेरी में विजिट करने के लिए। इसलिए लाइब्रेरी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये चाहते हैं कि बुक्स आर फॉर यूज का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए ध्यान रखिए क्वेश्चन। अब मैं आपको बता रहा हूं फैक्चुअल कि लाइब्रेरी की लोकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में क्या कहता है कि इट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द यूजर कम्युनिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी सेंटर में होनी चाहिए, लाइब्रेरी बॉर्डर पे होनी चाहिए, लाइब्रेरी रिमोट एरिया पे होनी चाहिए या कहीं और, कुछ भी बोल देगा। आपको आंसर देना है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं प्रॉपर वे में, तो अपनी लाइब्रेरी की लोकेशन को सेंटर ऑफ द सिटी, सेंटर ऑफ द टाउन, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सेंटर ऑफ द एरिया, कुछ भी हो सकता है, उसके सेंटर पे बनाइए। अगर आप स्कूल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो स्कूल लाइब्रेरी के जो सेंटर कैंपस है ना, वहां पे आपकी लाइब्रेरी सिचुएटेड होनी चाहिए, सो दैट कि हर बच्चा बहुत ईजिली एक्सेस कर सके। यही सेम चीज अगर आप कॉलेज लाइब्रेरी या फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बात कर रहे हैं, मतलब आप एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में बात करें, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात करें, किसी भी तरह की लाइब्रेरी हो, वो लाइब्रेरी हमेशा आपके सेंटर में सिचुएटेड होगी। इंस्टीट्यूशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में होगी, तो वहां पे उस बुक्स को यूज कर पाना लाजमी हो। अगर यही चीज रिमोट एरिया में चली जाएगी तो फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट लॉ का फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन, लाइब्रेरी लोकेशन। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको चीजें याद रखनी है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, हार्ट ऑफ द सिटी। अगर आप पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं तो पब्लिक लाइब्रेरी में जो आपकी सिटी है, उस सिटी का जो सेंटर एरिया है वो किसके लिए आप डेडिकेट करेंगे, लाइब्रेरीज के लिए। और आपको पता है पूरे मानव शरीर में जो हृदय होता है उसका, वो सबसे मेन ऑर्गन है,
उसी तरह के मेन ऑर्गन की तुलना की गई है लाइब्रेरी से कि ये हार्ट ऑफ द सिटी है। और यहाँ पे हार्ट ऑफ द सिटी हम किसको बात कर सकते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हार्ट ऑफ द सिटी का रेफरेंस हम किस लाइब्रेरी से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, इसी तरह से स्कूल लाइब्रेरी को बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज लाइब्रेरी को बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। ठीक, ये कंसेप्ट था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इंप्लीमेंटेशन। सेकंड, लाइब्रेरी आवर्स। आप चाहते हैं बुक्स आर फॉर यूज हो, ठीक है, बुक्स का, किताबों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, लेकिन अगर आपने लाइब्रेरी के समय को इस तरह से डिजाइन किया है या आपने लाइब्रेरी के ओपन होने का, क्लोज होने का ऐसा टाइम रखा है जब मैक्सिमम क्राउड आपकी सिटीज का, आपके सोसाइटीज का, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपके इंस्टीट्यूशन का उस समय विजिट नहीं कर पा रहा है, तो जब लाइब्रेरी के आवर्स ही इस तरह से रखे गए हैं कि यूजर्स आ नहीं पा रहे हैं उस टाइम में, तो बुक्स आर फॉर यूज का लाइब्रेरी का जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपको अपनी लाइब्रेरीज के आवर्स को इस तरह से प्रोग्राम करना है, ये चीज देखनी होगी। ये इसके लिए कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये चीजें डिपेंड करती हैं कि अगर आप स्कूल लाइब्रेरी में हैं तो आप कैसे अपने टाइम्स को मैनेज करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपकी लाइब्रेरी में विजिट कर सकें। अगर आप कॉलेज में हैं या फिर यूनिवर्सिटी में हैं तो अभी आपको इस तरह से चीज़ें देखनी होंगी। जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, IIT MBA, वहाँ पे आप लाइब्रेरीज 24 आवर्स खुल रही हैं। क्यों? रीडर का जब भी मन हो आप लाइब्रेरी में आइए, सो दैट की बुक्स और फॉर यूज़ का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सके। इसी तरह से अगर आप पब्लिक लाइब्रेरीज में बात कर रहे हैं जो हार्ट ऑफ द सिटी है, और अगर आपने पब्लिक लाइब्रेरीज का जो टाइमिंग रखा है वो सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक रखा है, उसी टाइम मैक्सिमम जो रीडर्स होंगे, मैक्सिमम जो सिटी में रहने वाले होंगे, वो अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अब अगर आपने 5 बजे लाइब्रेरी बंद कर दी, जो कि उनके भी वर्किंग आवर्स 5 बजे खत्म हो रहे हैं, तो जब आपकी लाइब्रेरी भी 5 बजे बंद, उनका भी वर्क 5 बजे खत्म, तो लाइब्रेरी में आएगा कौन? तो हो सकता है पब्लिक लाइब्रेरीज की जो लाइब्रेरीज हों उनको थोड़ा सा लेट नाइट तक खोलिए, 9 बजे तक, 10 बजे तक, कि यूजर जब अपने काम से फ्री हो। संडे को तो जरूर ओपन हो, सेकंड सैटरडे को जरूर ओपन हो। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है वो सिर्फ साल में 3 दिन बंद होगी, बाकी रेस्ट ऑफ द डेज, चाहे संडे हो, मंडे हो, बरसात हो रही हो, ठंडी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइब्रेरी, आपको नेशनल लाइब्रेरी आपको सर्विस देने के लिए तैयार है। इसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस हमारी पब्लिक लाइब्रेरीज में या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरीज में ये एक चीज होनी चाहिए, सो दैट कि लाइब्रेरीज आवर को इस तरह से डिजाइन किया जाए, प्रोग्राम किया जाए कि आपका फर्स्ट लॉ इंप्लीमेंट हो सके। लाइब्रेरी फर्नीचर, हम क्या कह रहे हैं, बुक्स आर फॉर यूज, किताबें उपयोग के लिए हैं, लेकिन अगर आपका फर्नीचर, लाइब्रेरी के जो फर्नीचर हैं वो इस तरह के नहीं डिजाइन है, इस तरह से नहीं एडजस्ट किए गए हैं, या वो साफ सुथरे नहीं है, उनका जो डायमेंशन है वो इस तरह से नहीं बनाया हुआ है कि लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, यूज़र का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो वहाँ पे स्पेंड करने के बारे में सोचे। अगर फर्नीचर कंफर्टेबल नहीं है, लाइब्रेरीज की बिल्डिंग का डिज़ाइन आर्किटेक्चर इस तरह का नहीं है कि मैक्सिमम यूजर्स वहाँ एकोमोडेट हो सकें, उन फर्नीचर्स पे बैठ सकें, उन अलमीराज तक एक्सेस कर सके जहाँ पे उनकी बुक्स रखी गई हैं, तो बुक्स का यूज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि लाइब्रेरी में किसी यूज़र ने विजिट किया, बैठने की जगह नहीं है, डस्टिंग है, गंदी चीजें वहां पड़ी हैं, अलमीराज की हाइट इतनी ज्यादा है कि बुक्स को एक्सेस कर पाना मुश्किल है, तो कोई भी यूजर सोचेगा क्या फालतू वहां जाऊं, न बैठने की जगह है, न साफ सुथरी जगह है, और किताबों को इतनी ऊपर रखा है कि 4 बार सीढ़ी लगा के उतारनी पड़ती है, तो क्यों जाऊं लाइब्रेरी में। या उसका एक साइकोलॉजिकल आएगा उसके पास बैरियर कि फर्नीचर नहीं होता है, बैठने की जगह नहीं है, क्लीनिंगनेस नहीं है, तो लाइब्रेरी में उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए आप रोक नहीं पा रहे हैं, जिससे बुक्स का यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस समय क्या है, आपको लाइब्रेरीज में इस तरह से डिजाइन करना है चीजों को, फर्नीचर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि मैक्सिमम यूजर अकोमोडेट हो सके, जितने ज्यादा यूजर्स को आप बैठा सकें, उनके लिए थोड़ी सी स्पेस हो। इन सब चीजों के लिए फॉर्मूलेज हैं, हम अपनी आगे वाली क्लास में देखेंगे। रंगनाथन सर ने, अगर आप इन फॉर्मूलों को डीप नहीं पढ़ते हैं ना, जैसे अगर आपने, मैंने बताया फर्स्ट 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की अगर आप बुक देखेंगे ना, तो अब लाइब्रेरी साइंस का जो फर्नीचर, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उनको बहुत अच्छे से उसमें डिफाइन किया गया है कि फर्नीचर कैसे होने चाहिए, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, शेल्फ किस तरह से अरेंज होनी चाहिए, शेल्फ की मैक्सिमम हाइट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो सो दैट कि यूज़र इजीली बैठ सके, चेयर की हाइट कितनी है, टेबल की हाइट कितनी है, हमारा लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वो कैसा डिज़ाइन हो, वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए, सनलाइट कितनी आनी चाहिए, नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में कैसा, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल स्टडी, लेकिन ये हमारा पार्ट नहीं है। हमें ये समझना है, कंसेप्ट वाली बात है यहाँ पे, कि लाइब्रेरीज का जो फर्नीचर है वो इस तरह से डिजाइन हो, लाइब्रेरीज का आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया जाए कि लाइब्रेरी के बुक्स आर फॉर यूज का
जो फर्स्ट लॉ है वो वहाँ पे इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे हैं, आप इस तरह से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, लाइब्रेरी स्टाफ। चलिए, आपने जो अपनी लाइब्रेरीज में स्टाफ्स को अपॉइंट किया है वो हेल्पिंग नेचर के नहीं हैं। वो लाइब्रेरी में यूज़र को देखते ही चिढ़ जाते हैं, उनका लगता है कि ये कौन आ गया, ये मेरे को भी सर्विस के लिए बोलेगा, फिर मुझे उठना पड़ेगा, फिर 4 बुक इसको उठा के देनी पड़ेगी। तो अगर आपकी लाइब्रेरी इस तरह से ट्रेंड नहीं है कि उनको ये विश्वास नहीं कि जो मेरे यूज़र्स आ रहे हैं वो उनको मुझे सर्व करना है, उनको मुझे मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोवाइड करके देने हैं, जिस भी तरह का रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आएगी, डिमांड आएगी, मैं उनको उस बुक्स तक पहुंचाऊंगा, उन बुक तक उनको मुझे देना है। तो इस तरह का अगर लाइब्रेरी स्टाफ है तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसके जस्ट अपोजिट, अगर वो स्टाफ हेल्पिंग नेचर का है, उसके अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से यूज़र से बात करनी है, किस तरह से उससे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से, अगर यूज़र भी नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, हो सकता है बहुत सारे यूज़र्स होते हैं ना, वो आके हिचकिचाते हैं लाइब्रेरीज में, किस तरह से बुक मांगी जाए, किस तरह से मैं अपने रिसोर्स को बता पाऊँ कि मुझे इस तरह का रिसोर्स चाहिए। तो लाइब्रेरी का जो अगर प्रोफेशनल यूज़र्स हैं, वो इस प्रोफेशनल स्टाफ है, वो इस बात को देख कर उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि यूज़र ने अगर 2-4 शब्द भी इस्तेमाल किए तो वो समझ जाता है कि यूज़र किस तरह की बुक्स के बारे में बात कर रहा है, और उसके पास 2-4 सैंपल ला के वो दे देगा कि अगर आपको इनमें से कोई बुक पसंद आए तो वो ले लीजिए। अगर आपका स्टाफ इस तरह से ट्रेंड है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका बुक्स आर फॉर यूज का इस्तेमाल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, उनको हमेशा याद रखना चाहिए, किसको, स्टाफ्स को, कि वो एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आपके पास यूज़र आया तो अगर वो कुछ पैसे देगा या किसी तरह के भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे तो हम अपने यूज़र को सर्व करेंगे। नहीं, आप एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और इस नोबल कॉज के लिए आपको विदाउट नो फॉर प्रॉफिट, किसी भी तरह के बेनिफिट के बिना आपको अपने यूजर्स को सर्व करने की मेंटलिटी रखनी चाहिए, तब जाके हमारा बुक्स आर फॉर यूज का फॉर्मूला क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बुक सिलेक्शन। चलिए, अगर आपने अपने यूजर्स, देखिए मैंने आपको बताया, आप पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, हमने डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज के बारे में देखा। वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, स्कूल लाइब्रेरी है, एकेडमिक, मतलब एकेडमिक लाइब्रेरीज में स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज हैं। तो हर तरह की लाइब्रेरीज में एक स्पेसिफिक तरह का यूजर जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी में आपके पास छोटे बच्चों से लेकर बहुत बड़े 70, 80, 90 साल के स्टूडेंट्स भी, मतलब यूजर्स भी आपके पास आ सकते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी तो बहुत वास्ट कलेक्शन रखना है। लेकिन लेट सपोज आप स्कूल लाइब्रेरी में हैं, स्कूल लाइब्रेरी में भी आपकी, मान लीजिए आप जूनियर केजी की लाइब्रेरी में, या जूनियर लाइब्रेरी में एक सीनियर लाइब्रेरी, 2 तरह की लाइब्रेरी है। अब आपने जूनियर लाइब्रेरीज में इस तरह का बुक सिलेक्शन किया है कि वहां के बुक, बच्चों को बुक्स पसंद नहीं आ रही हैं, या फिर आपने सीनियर केजी की जो सीनियर लाइब्रेरीज हैं क्लास 6 to 12 के स्कूल्स के लिए, अगर आपने उस तरह की लाइब्रेरीज में इस तरह का बुक सिलेक्शन किया हुआ है, बुक को इस तरह से एक्वायर किया हुआ है कि लाइब्रेरीज में उन स्टूडेंट्स को वो बुक पसंद नहीं आ रही, उनके एकेडमिक लेवल से मैच नहीं कर रही हैं, या फिर उनके जो करिकुलम एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं उनसे वो उनका कोई रिलेशन नहीं है, या फिर जो पसंद होती है उस एज के बच्चों की, स्टूडेंट्स की, उस हिसाब से आपने बुक का कलेक्शन अपनी लाइब्रेरीज में नहीं रखा है, तो याद रखिएगा वो बुक्स यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपके जो बुक्स हैं वो बुक का सिलेक्शन आप अपने यूजर्स को ध्यान में रख के करेंगे। आप खुद से इसका डिसीजन नहीं लेंगे कि जो मुझे पसंद है, जो इस तरह के स्टूडेंट्स को पसंद है, वही लाया जाए। इसके लिए देखिए होता क्या है, वैसे प्रोफेशनली क्या किया जाता है कि अगर आप स्कूल लाइब्रेरी के लिए बात कर रहे हैं, या कभी आप अगर ज्वाइन करते हैं स्कूल लाइब्रेरीज में, तो एक स्कूल लाइब्रेरी की कमेटी बनाई जाती है जिसमें आपको प्रिंसिपल आप हेड कर रहे होते हैं, आप उनको सपोर्ट एज ए सेक्रेटरी आप उनको असिस्ट करेंगे, और फिर वहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट स्टाफ्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम, पूरी एक लाइब्रेरी की टीम बनती है, एक कमेटी बनती है, और वो कमेटी डिसाइड करती है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी रखा जाता है, और वो कमेटी डिसाइड करती है कि किस तरह की बुक्स को हमें अपनी लाइब्रेरीज में रखना है, किस तरह का बुक नहीं। ठीक है, इस तरह के कुछ टूल्स या टेक्निक्स हैं कि आप अपनी लाइब्रेरीज में इस तरह के बुक्स का सिलेक्शन रखिए, इस तरह की बुक्स लेकर आइए, जिससे मैक्सिमम यूजर्स उन बुक्स को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हो, और तब जाके हमारा ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ 5 लॉ ऑफ बुक्स आर फॉर यूज का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे
फर्स्ट लॉ के इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि लाइब्रेरीज का जो फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, उसको कैसे मैक्सिममाइज किया जा सकता है, बुक्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे करवाया जा सकता है अपने रीडर से, अपने स्टूडेंट से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं अपना सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? एवरी रीडर हिज और हर बुक। सभी रीडर्स के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसको एलिब्रेट करके समझते हैं। रंगनाथन सर सेकंड लॉ में ये समझाना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइब्रेरी में जो भी आपके करंट यूजर्स हैं, और या फिर जो नियर फ्यूचर में हो सकता है पोटेंशियल यूजर्स हो या बन सकते हैं, उनको ध्यान में रखकर आपको अपने कलेक्शंस को डेवलप करना है। और हर रीडर के लिए, जो करंट टाइम में आपका रीडर है, उस रीडर के लिए पॉसिबल करना है कि कोई ना कोई बुक उसके लिए अवेलेबल हो। ऐसा ना हो आपकी लाइब्रेरी के जो भी यूजर्स हैं वो जब आपकी लाइब्रेरी में विजिट करें तो उनके लिए ऐसा कोई भी सेक्शन अवेलेबल ना हो, ऐसा कोई भी सामग्री अवेलेबल ना हो जो उनके यूज के लिए ना हो, जो उनके लिए इंफॉर्मेटिव ना हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए कहते हैं सेकंड लॉ। चलिए इसको देखते हैं कि करके समझते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, एवरी रीडर हिज और हर बुक emphasize the importance of providing books to all user of the library। लाइब्रेरी के जितने भी यूजर्स हैं, जो करंट टाइम में है, जो आने वाले भी हो सकते हैं, उन सभी के लिए आपको इस तरह का कलेक्शन डेवलप करना है कि सबको उनकी बुक अवेलेबल हो जाए। ठीक है, हर पाठक के लिए कोई ना कोई पुस्तक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दिस लॉ प्रमोट्स द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। लोकतांत्रिकरण, पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं उसका लोकतांत्रिकरण करना चाहिए। और लोकतांत्रिक में हम लोग क्या कहते हैं, सबके लिए सबकी सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार बने डेमोक्रेटिक। अगर हम लोग लोकतांत्रिक का एक पॉलिटिकल सेंस समझें तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जो जनता ने खुद के लिए चुनी हो, खुद पे शासन करने के लिए जनता ने खुद को चुना हो। तो ऐसी लाइब्रेरीज होनी चाहिए जिसमें सब लोगों के लिए कोई ना कोई पोटेंशियल रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल हो। ये एम्फसाइज करता है हमारा सेकंड लॉ। तो अगर आपसे हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा किस लॉ के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी की सर्विसेज को डेमोक्रेटाइज करने के बारे में बात कही जाती है या उसका सेंस बनता है, तो आपको आंसर देना है यहां पे सेकंड लॉ। एंड सपोर्ट द आइडिया ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा मिले। ठीक है, मैं इसको एक तरह से समझाता हूं। सपोज करिए आप एक स्कूल लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन हैं। अब स्कूल लाइब्रेरी के जो रीडर्स हो सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपके स्कूल स्टाफ्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए कोई फंक्शंस हैं या कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो वहां पे हो सकता है कोई बाहर का यूजर्स भी कभी कभी आपकी लाइब्रेरी में विजिट कर सकता है। बट ये रेयर है। जो आपके मेन यूजर्स हैं वो आपके टीचर्स हैं और आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए और आपके जो टीचर्स हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, उनके लिए आपको अपने रिसोर्स में लाइब्रेरी में मटेरियल अवेलेबल कराना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज ये सेकंड लॉ वायलेट होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं कि आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के रिसोर्स के तो अच्छे से कलेक्शंस बनाए हैं, बट क्लास 1 to 5 के जो रिसोर्स बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलग तरह का रिसोर्स मटेरियल आपको चाहिए, वो कलेक्शन आपने नहीं डेवलप किया है या उस तरह के कलेक्शंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि एवरी रीडर हिज और हर बुक। अब क्लास 1 to 5 के बच्चे जब आपके पास आएंगे, उनको कॉमिक्स बुक चाहिए, उनको फोटोग्राफ वाली बुक चाहिए, उनको कुछ इस तरह का रिसर्च रीडिंग मटेरियल चाहिए जिसमें पिक्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो, बट वो चीजें आपने अवेलेबल नहीं कराई है। तो यहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे जो आपके पोटेंशियल यूजर्स हैं, आपके रिसोर्स में जो आपके टीचर्स जो आपके स्कूल में हैं, उन सब के लिए अगर आपने रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल कराया तो ये लॉ आपका इंप्लीमेंट होगा, अदर ये वायलेट। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं आपका पब्लिक लाइब्रेरी का। पब्लिक लाइब्रेरी में क्लास 10 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक के व्यक्ति आ सकते हैं। ये आपका स्पैम रहेगा आपके यूजर्स का। अब आपने अपनी लाइब्रेरी को इस तरह से डेवलप करना है कि अगर वहां पे एक छोटा बच्चा भी आ रहा है आपकी लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी में, तो उसको भी ध्यान में रखकर आपने अपने कलेक्शंस को डेवलप किया है। और अगर मान लीजिए एक बहुत एजेड 60+ अगर आपके पास लोग आ रहे हैं तो उनको भी ध्यान में रखकर कि उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, वो किस तरह के रीडिंग मटेरियल्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखकर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। और ऑल यहाँ पे मतलब आपको किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा, किसी भी तरह का मतलब आप किसी जाति से विशेष या किसी धर्म से रिलेशन या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किए बिना आपको एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, एजुकेशन फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है वो किस लॉ के अंडर में कंप्लीट हो रहा है? आपको आंसर देना होगा एवरी रीडर हिज और हर बुक। तो एक क्वेश्चन यहां से बना और दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द पास्ट एक्सेस टू लाइब्रेरी एंड द यूजर एंड देयर बुक्स वाज लिमिटेड टू द एरिस्टोक्रेटिक एंड द अपर क्लासेस। देखिए
एरिस्टोक्रेसी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसे लोग जो देखिए यहाँ पे हमने डेमोक्रेटिक की बात की थी, लोकतांत्रिकरण, और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही। वहां पे उस समय हम लोग एशियन टाइम की बात कर रहे हैं, या जो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज थी वो कैसे वर्कआउट करती थी कि लाइब्रेरीज में यूजर्स को नहीं एंटर करना है, या फिर वहां पे कुछ स्पेसिफिक कोई एक स्पेसिफिक समुदाय के लोग, स्पेसिफिक तरह के लोग ही एंटर कर पाते थे, जो फीस देने पाने में सक्षम हो, जो थोड़ा इलीट क्लास के हों। लेकिन आज की लाइब्रेरी, ठीक है, बट नाउ लाइब्रेरी सर्विसेज आर द बेसिक राइट टू ऑल सिटीजन्स। कुछ बेसिक राइट्स हैं जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा का अधिकार है। तो अब जब ये चीजें हो चुकी है तब ये लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है। बट हो सकता है जब रंगनाथन सर ने लाइब्रेरी साइंस के बारे में काम करना स्टार्ट हो, इसलिए उनके दिमाग में ये लॉ आया होगा कि बुक्स फॉर ऑल, ठीक है, सॉरी, एवरी रीडर हिज और हर बुक के कंसेप्ट को, हर इस नियम को फॉलो करना है कि जो भी लाइब्रेरी में यूजर आए उसके लिए कोई ना कोई रिसोर्स मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। द सेकेंड लॉ एडवोकेट द इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्वेलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी वाले कंसेप्ट्स को कौन सा लॉ इंप्लीमेंट कराने के लिए सक्षम है, तो आपको आंसर देना है इक्वेलिटी फॉर अपॉर्चुनिटीज। फॉर ऑल द हैव एक्सेस टू द बुक्स एंड एनकरेज द सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द लर्निंग। ये हमारा एक कंसेप्ट था जिसमें हम लोग ने समझा कि एवरी रीडर हिज और हर बुक का क्या सेंस है। रंगनाथन सर ने जब इस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने के, जब इसको लिखा होगा तो उनके दिमाग में क्या सेंस चल रहा होगा, उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। एग्जामिनेशन पॉइंट से ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इंप्लीमेंटेशन। अब हम इस लॉ को तो समझ गए, ये तो चीज हमें कंसेप्ट क्लियर हो गई कि सभी रीडर्स के लिए कुछ ना कुछ सभी पाठकों के लिए कुछ ना कुछ पुस्तकें हमें अवेलेबल करानी है, कोई ना कोई पुस्तक अवेलेबल करानी है। बट ये होगा कैसे, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? तो इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए इस लॉ का रंगनाथन सर के अकॉर्डिंग कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। समाज के बहुत सारे विभिन्न वर्गों को कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं कि अगर कोई रीडर लाइब्रेरी में आ रहा है तो उसके पास कुछ न कुछ पढ़ने के लिए सामग्री होनी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी इस तरह से डेवलप हो। ये कैसे होगा? पहला इंप्लीमेंटेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। ऑब्लिगेशन का यहाँ मतलब है कि आपके ऊपर कुछ दायित्व दिए जा रहे हैं, कुछ उत्तरदायित्व है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ पे पहली जिम्मेदारी बताई जा रही है स्टेट की। अब यहाँ पे स्टेट का मतलब आप ये समझ लीजिए, यहाँ गवर्नमेंट से कर लीजिए, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट पे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट हो, या कोई लोअर लेवल या जो जैसे पंचायती राज सरकार है, उन लेवल पे भी ये ऑब्लिगेशन जाएगा कि आपके ऊपर दायित्व है। और क्या दायित्व है? कि आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करिए जिससे इस लॉ को इंप्लीमेंट करना आसान हो जाए। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या है? कानून बनाना। तो वो क्या करेगी? स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाएगी, ठीक है। राज्य स्तर पर या सरकार के केंद्र स्तर पर या फिर जो लोअर लेवल की गवर्नमेंट्स हैं, उन लेवल पे कोई ना कोई कानून बनाए जाएंगे और इन कानूनों में इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि सेकेंड लॉ जो एवरी रीडर हिज और हर बुक का इंप्लीमेंट कराने के बारे में बोलता है, इस तरह के एक्ट्स बनाए जाए और इन एक्ट्स में इस तरह के प्रावधान किए जाए कि स्टेट के लेवल पे लाइब्रेरीज कैसे बनेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है कि पब्लिक लाइब्रेरीज कैसे डेवलप होगी, उनका कलेक्शन कौन होगा, उनका यूजर्स क्या होगा, उनका टाइम क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में इन एक्ट्स में प्रोविजन किए जाएंगे। स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी। आप देखिए, कानून तो बन गया, ठीक है, एक्ट बन गया, लेकिन वो एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उस लॉ के इंप्लीमेंट होने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीजों को करने के लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। उस अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि आपके स्टेट में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैं या जिस तरह की लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज का प्रॉपर फंक्शन कैसे हो सके, इस लॉ को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अथॉरिटी के पास होगी। लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटीज, मैंने अभी आपको बताया कि पंचायत स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, ठीक है, ग्राम स्तर पे जो पुस्तकालय होंगी, जो लाइब्रेरीज होंगी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इस तरह के एक्ट्स को, जो भी एक्ट्स बने हैं और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ये लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक, उसके इंप्लीमेंटेशन की आप सिक्योरिटी देखिए, ठीक है, कि ये लॉ आसानी से और इजिली इंप्लीमेंट हो रहा हो। लोकल लाइब्रेरी कमेटी एंड विलेज लाइब्रेरी कमेटी। देखिए, कमेटीज का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्कूल में जो बुक सिलेक्शन होता है, बुक सिलेक्शन के लिए कमेटी बनती है और एक्चुअल में वो कमेटी क्या देख रही होती है कि सभी रीडर्स के लिए इजिली बुक्स अवेलेबल हो। जो कमेटी स्कूल लेवल पे कमेटी काम करती है, जिसको हेड करते हैं वहाँ के प्रिंसिपल, उसके नीचे लाइब्रेरियन होता है, फिर नीचे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी उसमें उसका पार्ट बनते हैं। ये सब लोग मिलकर उस कमेटी में ये डिसीजन लेते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में, हमारी पुस्तकों में जो भी बजट है हमारा, उसके अंडर में कैसी बुक्स आएँ। और जब इतने लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सभी वर्गों का
वहां पे प्रतिनिधित्व हो रहा होगा और इसकी वजह से इस लॉ को हमें इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एंड फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, देखिए ये सब चीजें जितने भी प्रोविजंस यहाँ पे किए गए हैं ये किसी न किसी स्तर पे राज्यों के ऊपर या अथॉरिटीज के ऊपर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोअर लेवल की गवर्नमेंट हो, इन सब के ऊपर किसी न किसी तरह का एक ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपको कुछ इस तरह के प्रावधान करने हैं कि हमारा ये सेकंड लॉ आसानी से इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन या फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन टू द लाइब्रेरी अथॉरिटी। हमें क्या करना है, क्या बात ध्यान रखनी है कि सभी पाठकों के पास उनकी कोई ना कोई पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, कोई भी किस तरह का पाठक है। अब अगर हमारे स्टाफ्स, ठीक है, लाइब्रेरी अथॉरिटीज में अगर मैं मानूं, अब लाइब्रेरी अथॉरिटीज में कौन कौन आ जाएगा, सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे लाइब्रेरियन और फिर यहाँ पे जो उसके सबऑर्डिनेट स्टाफ्स हैं वो सब, ठीक है, जो लाइब्रेरी अटेंडेंट और रिव्यू है, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि ये सेकंड लॉ इंप्लीमेंट हो सके। ये ऑब्लिगेशन उनके ऊपर है, ये जिम्मेदारी हमने उनके ऊपर दी है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि लाइब्रेरी अथॉरिटीज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो सेकंड लॉ को इंप्लीमेंट कराए। कैसे कराएंगे, अगर आपकी जो लाइब्रेरी स्टाफ्स हैं, लाइब्रेरी अथॉरिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बढ़िया काम कर रही है, लाइब्रेरीज प्रोफेशनल है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को काम कर रहे हैं, वो एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उनको नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करना है, उनको सर्विंग बिहेवियर अपना रखना है कि कोई भी यूजर अगर आपकी लाइब्रेरी में पहुंच रहा है तो उसको सर्व करने की मेंटेलिटी से हमें उनको देना है। सेकंड पॉइंट, आपकी लाइब्रेरी में जो भी एक्चुअल, ठीक है, जो भी आपके एक्चुअल यूजर्स हैं और जो आपके पोटेंशियल यूजर्स हैं, इनके ध्यान में रखकर आपको इन अथॉरिटीज को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। ये कैसी बुक्स को प्रिक्योर करेंगे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और आपकी जो लाइब्रेरी के स्टाफ्स होंगे उनकी मेंटेलिटी सर्विंग मेंटेलिटी होगी, नोबल कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं। अगर इस माइंडसेट से काम करेंगे तो हमारे जो ऑब्लिगेशन है, जो ये ऑब्लिगेशन है, जो कोई भी लॉ, ठीक है, जो सेकेंड लॉ हमारे लाइब्रेरी अथॉरिटीज को देता है, लाइब्रेरी स्टाफ को देता है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर को देता है, उस तरह से हमारे पास ये लॉ हमारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिगार्डिंग द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ। अब हमारे जो स्टाफ्स होते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे जो स्टाफ है जो डायरेक्ट यूजर के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, उन स्टाफ्स के जब अपॉइंटमेंट आप कर रहे हो, जब सिलेक्शन कर रहे हो, तो एडुकेट एंड कॉम्पिटेंट टीम ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स इज नेसेसरी फॉर द फैकल्टिंग द लॉ एवरी रीडर हिज और हर बुक। अगर आपके जो स्टाफ्स हैं, ठीक है, जो ऐसे मेंबर्स जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं यूजर के, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर वो प्रोफेशनल बिहेवियर में नहीं है, तो आप इस लॉ को इंप्लीमेंट करवा ही नहीं सकते। इसलिए ये ऑब्लिगेशन दिया जाता है उन अथॉरिटीज को कि आपकी ही बिहाफ पे ये सेकंड लॉ इंप्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, ये था सेकंड ऑब्लिगेशन। पहला ऑब्लिगेशन था स्टेट के ऊपर और दूसरा ऑब्लिगेशन है लाइब्रेरी अथॉरिटीज के ऊपर। तीसरा है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ। मैंने लाइब्रेरी अथॉरिटीज के बारे में बात की थी, तो मैंने सबसे ऊपर किसको रखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव को। ठीक है, कि वो कुछ इस तरह की नीतियां बनाएं, कुछ इस तरह के काम करें जिससे हमारी पॉलिसीज ऐसी बने जिससे वो सेकंड लॉ इंप्लीमेंट हो जाए। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई थी स्टाफ्स के ऊपर है। ठीक है, ये ऐसा वर्ग है, एक ऐसा टीम है जो डायरेक्ट यूजर के साथ कांटेक्ट में करता है, और अगर इसका बिहेवियर अच्छा हुआ, इसने जिस तरह के फीडबैक अपनी अथॉरिटीज को दिए, उसी बिहाफ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने यूजर्स को जो भी रीडिंग मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल कराएं। देखिए यहाँ पे चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, द स्टाफ शुड बी बिल्ट अप गुड कलेक्शन ऑफ द रेफरेंस वर्क इन अ लाइब्रेरी एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजर को पर्सनलाइज सर्विस देनी है। ये सर्विस कौन देगा, स्टाफ देगा। जब तक स्टाफ ट्रेंड नहीं है, जब तक उसके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जब तक उसके मेंटलिटी में ये नहीं है कि मैं किसी नोबल कॉज के लिए काम कर रहा हूं अपनी लाइब्रेरी में सर्विसेज, तब तक वो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए उसका कॉम्पिटेंट होना, वो तब तक पर्सनलाइज सर्विस नहीं दे पाएगा जब तक वो इन 3-4 चीजों को ध्यान में नहीं रखेगा। और यहाँ पे पर्सनलाइज सर्विस, आपके पास कोई रीडर आया, उसको कुछ स्पेसिफिक तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, और आप ही को पता है कि आप स्टाफ के मेंबर हैं, आपको पता है कि वो लाइब्रेरी में कैसे अवेलेबल हो सकती है, या उसको नहीं पता है कि बुक्स को कैसे क्लासीफाई करके रखा गया है, किस तरह से कैटलॉगिंग की है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको उसको रेफरेंस वर्क होता है, आपको वो जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको रिफर करना है कि आपको यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन नीड है वो इस तरह के लाइब्रेरी मटेरियल से पूरी हो सकती है। तो इस तरह की पर्सनलाइज सर्विस देने का काम हमारे लाइब्रेरी यूजर्स करेंगे, स्टाफ्स करेंगे, तब जाके ये हमारा सेकंड लॉ इंप्लीमेंट होगा। ठीक है,
उसको क्या क्या सर्विस मिलेगी, हेल्प द यूजर फॉर द लाइब्रेरीज इन लोकेटिंग द रिक्वायर्ड बुक्स, उन बुक्स को वहां पे जहां पे भी वो अवेलेबल हैं, जो भी उसकी नीड है उसके हिसाब से उनको वहां तक पहुंचाना। ये काम अगर करते हैं हमारे स्टाफ मेंबर्स तो ये ऑब्लिगेशन उनका पूरा होगा, जिसकी वजह से हमारे सेकेंड लॉ कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडर के ऊपर ही एक दायित्व दे दिया गया है इस लॉ ने। ये लॉ कहता है कि आप एज अ रीडर हैं, ठीक है, आपके पास कोई एक रिसोर्स, आपने कोई रिसोर्स मटेरियल अपनी लाइब्रेरी से इशू कराया, ठीक है, उसको आप अपने घर में ले गए, आप 5 दिन 10 दिन का जो भी आपके पास टाइम था वो आपने उसको रखा, और अब जो ड्यू टाइम आ गया है आपका, उसको आपने वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, क्योंकि उसके दूसरे पोटेंशियल यूजर्स भी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। अगर आप उस रिसोर्स मटेरियल को वापस कर देते, रिटर्न कर देते ऑन टाइम, तो हो सकता है कि सेकंड जो उसमें रिजर्व किया होगा जिसने उस यूजर को मिल गई होती, या हो सकता है अगर वो अलमीरा, अगर वो लाइब्रेरी का रिसोर्स मटेरियल आपने वापस किया होता, उसको अलमीरा में फिर से शेल्विंग की गई होती, तो हो सकता है उसकी नज़र वो किसी और के ऊपर, वो उसकी नज़र पड़ती और वो रिसोर्स मटेरियल वो भी घर ले जाके अपने यूज में लाता। तो आपके ऊपर यानी रीडर के ऊपर भी ये दायित्व दिया गया है कि आप भी इस लॉ को इंप्लीमेंट कराने के लिए जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। ये कैसे है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जिस भी रिसोर्स मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर यूज करिए। प्रॉपर यूज करने का मतलब जहां पे वो रखी थी वहीं पे रखिए, उसमें पेज ना फाड़िए, उस बुक को डैमेज मत करिए, उस बुक का इस तरह से यूज करिए। कुछ यूजर होते हैं ना कि वो बुक में अंडरलाइन कर दिया, पेज कोई इंफॉर्मेशन मिली पेज फाड़ लिया, पूरी बुक ही घर ले जाकर रख ली है 10-10 महीने तक। तो इस तरह के जो बिहेवियर्स हैं यूजर्स के, उन यूजर्स की वजह से इस लॉ को इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, ठीक है। आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे तो अब जाके ही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तब जाके हमारे रूल्स एंड लॉस फॉलो होंगे, ठीक है। आपको टाइमली बुक रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें, जो भी पॉइंट्स है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए, बट वहां पे जो भी ये चीजें आप पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये ऑब्लिगेशन था हमारे रीडर के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किस लॉ के अंडर में लाइब्रेरीज को, लाइब्रेरी के यूजर्स को उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपनी लाइब्रेरी के यूजर्स को इस लॉ को इंप्लीमेंट कराने में आप अपनी हेल्प करिए। तो आंसर आपका आएगा ऑब्लिगेशन टू द रीडर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, सभी पुस्तकों का कोई ना कोई पाठक होता है। ऐसी कोई पुस्तक होती ही नहीं है, या इस तरह कोई पुस्तक बनी ही नहीं आज तक जिसको पढ़ने के लिए कोई पाठक ना हो, ठीक है। तो अगर आपकी लाइब्रेरी है, आपकी लाइब्रेरी में ऐसा कलेक्शन है, इस तरह कलेक्शन डेवलप किया गया है, तो जरूर उसका कोई ना कोई पाठक होगा, ठीक है। इस तरह की बातें कुछ हम लोग को थर्ड लॉ में कहती है। एक एक करके समझते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखिए, थर्ड लॉ क्या कहता है, द थर्ड लॉ वाज क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर। इसका क्या सेंस है, इट एंश्योर दैट द मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ बुक्स बाय द रीडर। उस पुस्तक का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। उस पुस्तक को, उस बुक को कुछ इस जगह ना रख दिया जाए, ऐसी जगह पे ना रख दिया जाए, शेल्फ कर दिया जाए जहां तक उस रीडर, उस पोटेंशियल रीडर तक को वहां वो पहुंच ना पाए। मतलब हमने सेकंड लॉ क्या देखा था कि पाठकों को पुस्तक तक पहुंचाना है, ठीक है, कि हम सभी रीडर्स का, एवरी रीडर हिज और हर बुक, ठीक है। हर रीडर का कोई ना कोई बुक होता है, तो रीडर को पुस्तक तक पहुंचाइए। इस लॉ में जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर। अब यहां पे जिम्मेदारी है कि बुक को उसके पाठक तक पहुंचाया जाए। बुक का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कराना ही थर्ड लॉ का इंप्लीमेंटेशन कराना होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। दिस लॉ एडवोकेट प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट रीडर ऑफ एवरी बुक। सभी बुक का कोई ना कोई रीडर मिल जाए, उसका एक पोटेंशियल रीडर होता ही होता है, तो उस बुक को अपने उस पाठक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थर्ड लॉ में रंगनाथन सर ने दी है। द फर्स्ट लॉ इज डिपेंडेंट ऑन द सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द फर्स्ट लॉ इज डेवलप टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स। लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स का इंटरेस्ट फर्स्ट लॉ के द्वारा होता है। सेकंड लॉ इज कंसर्न्ड विद द टास्क ऑफ फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट बुक ऑफ एवरी रीडर। सभी फाइंडिंग एन एप्रोप्रिएट बुक, उस रीडर के लिए एक सही बुक का चुनाव करना, ये सेकंड लॉ इंश्योर करता है। जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ एक्सपेक्ट दैट एन एप्रोप्रिएट रीडर शुड बी फाउंड फॉर एवरी बुक। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि सभी पुस्तकें, ऐसी दुनिया में कोई पुस्तक ना हो, नहीं बनी है जिसको कोई पाठक पढ़ना ना चाहे। तो हमें करना क्या है, उस पुस्तक को उस पाठक तक पहुंचा दीजिए, उस पुस्तक को अपने पाठक तक, उसका मिलान उससे कर दीजिए, तो वो पाठक उसमें खुद ही इंटरेस्ट लेकर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। The most prominent system used by the libraries for satisfying the third law is
ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ओपन एक्सेस सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन किस लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है, आंसर आपको मिलना चाहिए एवरी बुक इट्स रीडर। समझिए ओपन एक्सेस सिस्टम क्या है। अगर कोई ओपन सिस्टम है तो कोई क्लोज सिस्टम भी रहा होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि स्टार्टिंग में बुक्स को चेन से बांध कर रखा जा रहा है, उसको एज अ शो केस रखा जा रहा है। लाइब्रेरीज में यूजर एंटर कर रहे हैं तो उनको बुक तक टच नहीं करने दी जा रही है, शेल्फ में एकदम सजा के रखा गया है। ये है क्लोज सिस्टम। अलमीराज खुली नहीं है, लॉक्ड है, वो आप यूजर्स लाइब्रेरी की बुक को टच नहीं कर सकते। दूर से ही देखना है कौन सी बुक चाहिए आपको, जो बुक चाहिए रीड अपने वो आप बुक देख लीजिए, लाइब्रेरियन को बताइए, स्टाफ्स को बताइए, वो बुक लाके आपको निकाल के देंगे। बुक्स चेन से बंधी रहेगी ताकि यूजर उसको बहुत दूर तक नहीं लेके जा सके। इन सब चीजों को कहते हैं क्लोज। अब ओपन सिस्टम होगा तो क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, सॉरी क्या चीजें होंगी। ओपन सिस्टम है, लाइब्रेरीज खुली हुई है, अलमीराज लॉक्ड नहीं है। स्टूडेंट आएगा या कोई भी रीडर आएगा वो अपने हिसाब से अलमीराज को देखेगा, जो शेल्फ की होंगी बुक्स, उसमें जो बुक्स उसको पसंद लगेगी वो खुद उसको देखेगा, उसका कंटेंट चेक करेगा, अच्छी नहीं लगेगी वापस रखेगा, दूसरी बुक उठाएगा। इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन एक्सेस। इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल यूजर है कोई भी किसी भी बुक का, उस बुक को उस पोटेंशियल यूजर तक पहुंचाना है। बुक्स खुली हुई हैं और यूजर फ्री है एक्सेस करने के लिए, वो बुक अपने रीडर तक आराम से इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है, ये चीजें कहलाती हैं, या इस तरह से हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ को, एवरी बुक इट्स रीडर, ये इसका सेंस बनता है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया पहले ओपन सिस्टम कर दीजिए, ठीक है, ओपन एक्सेस करिए, क्लोज एक्सेस नहीं करना है, ओपन एक्सेस करना है। पहला ही क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, थर्ड लॉ का इंप्लीमेंटेशन। ओपन एक्सेस किस लॉ के इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, आपको बताना है एवरी बुक इट्स रीडर। एवरी बुक इट्स रीडर अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन एक्सेस देना पड़ेगा। ओपन एक्सेस आप आप अपने अलमीराज को खुला रखिए। कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन इस साइंटिफिक मेथड से करिए कि अगर एक यूजर कैटलॉग कार्ड्स को देख रहा है, चेक कर रहा है, तो उसको पता चल जाए। कैटलॉगिंग इस तरह से बनाई जाए, इस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाए कि एवरी यूजर, जो भी यूजर आपकी लाइब्रेरी में आ रहा है, वो बहुत इजीली अपने कैटलॉग को देखकर वो बुक्स को लोकेट कर ले, उसको पता चल जाए कि आपकी लाइब्रेरी का कितना कलेक्शन है और उस कलेक्शन में से उसको क्या चाहिए। कैटलॉग कार्ड बनाते समय ये बात ध्यान रखनी है। देखिए कैटलॉग कार्डिंग, जो कैटलॉग बनाया जाता है, एक बुक का 2, 3, 4, 5 से ज्यादा कैटलॉग कार्ड बन सकते हैं। अगर आपने हर कैटलॉग का हर बुक को इस तरह से कैटलॉगिंग की है कि जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं, कोई रीडर अपनी बुक्स को सर्च करने के लिए उसके जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, वो ऑथर के नाम से सर्च कर सकता है, वो सब्जेक्ट के नाम से देख सकता है, वो पब्लिशर के नाम से भी देख सकता है, वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन के नाम से देख सकता है। तो जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं कैटलॉग कार्ड बनाने के उस बुक के, उतने पॉसिबल कार्ड बना के रखिए, सो दैट कि यूजर को बहुत इजी एक्सेस हो अपनी लाइब्रेरी से पहुंचने का। आपको बुक्स को इस तरह से क्लासिफाई करना है। देखिए क्लासिफिकेशन के रूल्स हम लाइब्रेरियंस को पता होंगे, ठीक है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में यूजर को नहीं पता है। कोलन क्लास, आपकी लाइब्रेरी में बुक्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये आपके यूजर्स को मैटर नहीं करता है। अगर आपने इस तरह से बुक्स को क्लासिफाई करके रखा है जो यूजर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि यूजर आता है तो अपनी लाइब्रेरी में देखता है कि वो हिंदी की बुक चाहिए, उसको इंग्लिश की बुक चाहिए, वो मैथ की बुक, बहुत रेयर होते हैं कि स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मुझे आर.डी. शर्मा की बुक दे दीजिए, सर मुझे स्पेसिफिक राइटर की बुक दे दीजिए। अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे, वो अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, बट मैक्सिमम यूजर आएंगे आपसे सब्जेक्ट्स की बुक्स मांगते हैं, हिंदी की बुक, मैथ की बुक, साइंस की, ये सब्जेक्ट की बुक। अगर आपने अपनी लाइब्रेरी की सेल्फिंग क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज की है तो इजी हो जाएगा, उनको पता है हिंदी की बुक वहां रखिए, उस सेक्शन में जाएंगे, वहां से अपनी जो भी बुक निकालेंगे ओपन एक्सेस से निकाल के ले आएंगे। अगर आपको चाहिए तो क्लासिफिकेशन आपने ऑथर्स के रूप में करना है। अगर आपकी लाइब्रेरी स्पेसिफिक लाइब्रेरी है तो ऑथर के रूप से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसा यूजर्स को इजी एक्सेस हो, ओपन एक्सेस दीजिए, इस तरह से आप एवरी बुक इट्स रीडर का इंप्लीमेंटेशन कर सकेंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड लॉ। नेक्स्ट, सेल्फ अरेंजमेंट। आपको अपना सेल्फ का कैसे अरेंजमेंट करना है, मैंने आपको थोड़ी देर ओपन एक्सेस तो दे दिया आपने, ठीक है, यूजर जाए, लेकिन आपने बुक्स को कैसे अरेंज किया है, कैसे क्लासिफाई किया है, सब्जेक्ट वाइज किया है, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड अरेंजमेंट किया है या ऑथर के हिसाब से अरेंज किया है, किस तरह के क्लासिफिकेशन स्कीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपन एक्सेस दीजिए
और सेल्फ का अरेंजमेंट इस तरह से करिए कि रीडर को बहुत आसानी हो बुक तक पहुंचने की, या मैं इसका रिवर्स कहूं कि बुक बहुत आसानी से अपने रीडर तक पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको करनी होगी। आपके पास जैसे सपोज करिए लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हैं, कुछ नई बुक्स आई हैं, कुछ नया डॉक्यूमेंट्स आए हैं, किसी तरह का नया कलेक्शन आपने डेवलप किया है, अगर उठा के लाया आपने उसको क्लासीफाई किया, अलमारी में लगा दिया, यूजर को पता ही नहीं कुछ नया क्या आया है, तो कुछ न्यू अराइवल से कंटेंट अगर आपके पास आए तो उसको एक अलग जगह से डिस्प्ले करिए कम से कम 15-20 दिन तक, जब तक सारे यूजर्स लगभग एक बार लाइब्रेरी में विजिट ना कर लें तब तक आपको उन अरेंजमेंट्स को, उन बुक्स को अलग से ही रखना पड़ता है, न्यू अराइवल के एक सेक्शन बना के। उसके बाद आप चाहें तो उनको अपने अलमीरा में जिस भी तरह से क्लासीफाई किए हैं आप उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आप अरेंज करते हैं तो आपका अपने बुक्स को उसके रीडर तक पहुंचाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैटलॉग मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कैटलॉगिंग हर पॉसिबल वे से करनी है। रीडर आएगा, आपके कैटलॉग कैबिनेट्स को देखेगा, उन कैबिनेट्स में जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, जिस भी तरह के आप कैटलॉग्स बना रहे हैं उन हर पॉसिबल वे से कैटलॉग बनाइए, सो दैट यूजर अगर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्च कर रहा है बुक्स तो उसको सब्जेक्ट कैटलॉग में मिल जाए। ठीक है, अगर वो ऑथर के नाम से बुक सर्च कर रहा है तो उसको ऑथर के कैटलॉग्स में मिल जाए। अगर वो किसी और स्पेसिफिक वे में, ये पब्लिकेशन की वे से, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के जिस भी वे से वो कैटलॉग को सर्च करना चाह रहा है उस तरह के कैटलॉग्स को आपको हर पॉसिबल वे से कैटलॉग बनाने हैं। एक बुक के मल्टीपल कैटलॉग्स बन सकते हैं, बनाइए, जितने मल्टीपल कैटलॉग्स बना सकते हैं बनाइए, सो दैट कि यूजर्स को उसके बुक तक आराम से पहुंच लिया जाए। ठीक है, और उन कैटलॉग्स को भी उनका अरेंजमेंट करना, उसमें जो लिख रहे हैं आप उसकी राइटिंग, उसका आर्किटेक्चर वो इस तरह से होना चाहिए कि वो विजिबल हो, ईजी अपने रीडर्स के लिए एक्सेस हो और वहां से वो अपनी बुक्स तक आराम से या ईजिली पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेफरेंस वर्क। देखिए, रेफरेंस लाइब्रेरियन एक पोस्ट है, रेफरेंस लाइब्रेरियन। रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम क्या होता है या रेफरेंस वर्क क्या होता है? अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो एक लाइब्रेरियन है, वो लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट एक ऐसा लाइब्रेरियन, अगर आपकी लाइब्रेरी में एक पोस्ट बन जाए रेफरेंस लाइब्रेरियन की, कि कोई यूजर आए, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो वो उस क्वेश्चन को, उस यूजर को उसका आंसर प्रोवाइड कराए, उनको ये गाइड करे कि अगर कोई स्टूडेंट आया उनके पास, उन्हें बोला सर मुझे हिंदी की ये बुक चाहिए, इस राइटर की इस ईयर की पब्लिकेशन की ये बुक चाहिए, तो वो रेफरेंस लाइब्रेरियन उस रीडर को उसके पोटेंशियल, उसके जहाँ पे वो रिसोर्स लोकेट है, जहाँ तक उसके रिसोर्स की पॉसिबिलिटीज है वहाँ तक उसको वो पहुँचा दे, वो रिफर करे उस यूज़र को उसके रिसोर्स के पास। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है या इस तरह का काम कर रहा है तो वो कहलाता है रेफरेंस वर्क। ठीक है, इसी तरह का रेफरेंस वर्क आपको देखिए, रेफरेंस स्टाफ या रेफरेंस लाइब्रेरियन एक नई पोस्ट है, एक तरह का आपको ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इसी काम के लिए है पॉइंट किया गया है कि कोई भी यूजर आएगा, उस यूजर को, अगर कोई यूजर आया उसकी आपकी लाइब्रेरी में वो रिसोर्स नहीं अवेलेबल है, बट आपको पता है कि ये रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, किस अदर इंस्टीट्यूशन में, किसी अदर लाइब्रेरीज में अगर ये रिसोर्स अवेलेबल है, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उस यूजर को आप उस लाइब्रेरी तक भी या उसके रिसोर्स तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह का जो वर्क होता है वो रेफरेंस वर्क कहलाता है, और इस तरह का वर्क करने वाले एक लाइब्रेरियन के, डेडिकेटेड लाइब्रेरियन के नाम होता है रेफरेंस लाइब्रेरियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, पब्लिसिटी। हमें क्या करना है, बुक्स को उसके यूजर तक पहुंचाना है। यूजर को पता ही नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी में क्या क्या रिसोर्स मटेरियल है, कुछ नया आया है तो यूजर को पता ही नहीं है कि आपकी लाइब्रेरी में क्या नया कलेक्शन है। ठीक है, कुछ इस तरह का काम करना है कि आपके रीडर को ये बात पता चले कि आपकी लाइब्रेरी में क्या नया कलेक्शन है, किस तरह के लाइब्रेरीज का कलेक्शन बना के आपने अपनी लाइब्रेरीज में रखा है। ठीक है, इसका आप कैसे कर सकते हैं, आप अपनी आपके जो रेफरेंस लाइब्रेरियन है उनको गाइड करेंगे, कोई भी नया यूजर आएगा उसको उनके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। आप अपने स्कूल में या स्कूल, कॉलेज या किसी भी पब्लिक लाइब्रेरीज में इसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, न्यू अराइवल्स का सेक्शन बनाएंगे, वहां पे बुक्स की लिस्ट लगाएंगे, या आप पूरा डिस्प्ले ही उन बुक्स से करेंगे कि यहाँ पे जो न्यू अराइवल की बुक्स हैं वो रखी जाएंगी, और हर महीने या 15-20 दिन जैसा भी उसमें टाइम रिक्वायर्ड हो उसके बाद ही उसको उसको शेल्फिंग किया जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी बुलेटिन, अगर कोई मैगजीन है इस तरफ करेंगे, मैगजीन, प्रिंटेड कैटलॉग्स, सब्जेक्ट कैटलॉग्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें लिखें। आप इन मेथड का इस्तेमाल करके, इन तरह का मेथड का इस्तेमाल करके आप पब्लिसिटी करेंगे, सो दैट कि जो बुक्स हैं उसको उसकी रीडर तक आराम से या इजिली पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है आपका बुक सिलेक्शन। क्योंकि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग आपको हर बुक को उसके रीडर तक पहुंचाना है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लाइब्रेरियन हैं, मतलब आप स्कूल लाइब्रेरियन हैं, और आपने
1 to 5 के बच्चों के लिए कोई ऐसा बुक रखी नहीं है, उनका सिलेक्शन ही ऐसे नहीं किया गया कि वो जो पोटेंशियल बुक्स थी जो बच्चे पढ़ सकते थे, जो आपकी लाइब्रेरी में नहीं आए हैं, इसकी वजह से आपके यूजर्स उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका जो बुक सिलेक्शन मेथड होना चाहिए वो आपकी करंट यूजर्स को ध्यान में रख के रखना चाहिए। लाइब्रेरीज बहुत तरह की हो सकती हैं और हर लाइब्रेरी में सभी तरह के रिसोर्सेज नहीं रखे जा सकते, ये लिमिटेशन है सभी लाइब्रेरीज की। तो आपको अपनी लाइब्रेरीज का ऐसा कलेक्शन बनाना है जिससे आपकी जो करंट यूजर्स हैं या जो हो सकता है कभी पोटेंशियल यूजर्स हों, बन सकें, उनके हिसाब से आपको अपनी लाइब्रेरीज का कलेक्शन करना है। इस तरह से आपको बुक सिलेक्शन का काम करना है, ठीक है। बुक सिलेक्शन टाइमली होना चाहिए, ठीक है। जैसे न्यू सेशन आने वाला होता है, आप स्कूल लाइब्रेरी में अगर लाइब्रेरियन बनते हैं तो हर साल नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। अब आपको अलग अलग पब्लिशर्स कांटेक्ट करेंगे या हो सकता है आपको कांटेक्ट करना पड़े पब्लिशर से, उनके कोई नया बुक आया हो, कुछ नया एडिशन आया हो, किसी दूसरे राइटर की कोई नई बुक्स आई हो, तो ये सब चीज़ें आपको टाइमली करनी पड़ेंगी। अगर आपने सही टाइम पे सही यूजर तक उसकी बुक्स को नहीं पहुँचाया तो हमारा एवरी बुक्स इट्स रीडर का जो लॉ है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट 7th, एक्सटेंशन सर्विसेज। देखिए, लाइब्रेरी सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जहां पे यूजर आएगा, पढ़ेगा और जाएगा। एक सोशल कम्युनिटी का सेंटर भी होता है लाइब्रेरीज। अगर मैं पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में स्पेसिफिक बात करूं तो पब्लिक लाइब्रेरी में 10 साल से बच्चे से लेकर 70 साल तक के युवा या वृद्ध आ रहे हैं, ठीक है। अब इन सभी लोगों को आपस में कनेक्ट करना है, उनको उन बुक्स को उनके रीडर तक पहुंचाना है। ऐसा करने के लिए अगर आप अपनी लाइब्रेरी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराते हैं, जैसे मैं अगर मान लूँ नेहरू जी का जन्मदिन है और उन नेहरू जी के जन्मदिन पे आपके पास जो कलेक्शन है, ठीक है, उस कलेक्शन को एक अलग से डिस्प्ले करिए। या चाचा नेहरू का जब जन्मदिन बन रहा है, बाल दिवस बन रहा है, तो बच्चों के लिए क्या स्पेशल कलेक्शन आपने कलेक्ट करके रखा है अपनी पब्लिक लाइब्रेरी में, उसको अलग से डिस्प्ले करिए। कुछ इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करिए जो हर सोसाइटी के सभी वर्गों को मिलाकर बनी हो। उसमें बच्चे हो सकते हैं, उसमें गर्ल्स हो सकती हैं, उसमें महिलाएं हो सकती हैं, उसमें वृद्ध हो सकते हैं। कुछ इस तरह का प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करिए, इस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज करिए जहां पे उनकी बुक्स को, जो पोटेंशियल यूजर्स हैं उस बुक्स के, उन बुक्स को उनकी रीडर तक पहुंचाया जा सके। जब आप ऐसे काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में आपकी विजिटिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आपकी लाइब्रेरी में विजिट करेंगे और इस तरह की विजिटिंग से जो लाइब्रेरी में आपकी बुक रखी है उनको उनके रीडर तक पहुंचाने में आसानी होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ये कुछ ऐसे 7 ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस थे जिनको यूज करके हम लोग अपने थर्ड लॉ को, जिसका नाम है एवरी बुक इट्स रीडर तक का काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स। यूजर का समय बचाइए। यूजर का समय बहुत कीमती है। वो रिसर्चर हो सकता है, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो सकता है, वो नॉर्मल पाठक हो सकता है, उसके टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर यूजर ने उसके टाइम को इंपॉर्टेंस दी, अगर लाइब्रेरी स्टाफ ने अपने यूजर के टाइम को इंपॉर्टेंस दी तो हो सकता है कि वो लाइब्रेरी में बार बार विजिट करे। अगर लाइब्रेरी में आने से उसका टाइम खराब हो रहा है तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट विजिट आपकी लाइब्रेरी में ना करे। इस बात का ध्यान रखता है हमारा फोर्थ लॉ। The fourth law focused on the service of the reader to save the time of the reader as well as the staff. आपको अपने स्टाफ, देखिए स्टाफ और रीडर दोनों के टाइम की इंपॉर्टेंस है। अगर रीडर का टाइम बचेगा तो वो लाइब्रेरी में रिटर्न आएगा, अगर स्टाफ का टाइम बचेगा तब तो वो रीडर का टाइम बचा पाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइब्रेरी को इस तरह से भी मैनेज करना है कि स्टाफ का भी टाइम बच सके, और अगर स्टाफ का टाइम बचेगा तो नो डाउट वो अपने रीडर का टाइम बचाने के लिए इसमें इंपॉर्टेंस देगा। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द यूजर। यूजर के टाइम को सेव करने के बारे में बात की जा रही है। द लॉ एक्सपर्ट द रेफरेंस स्टाफ टू सपोर्ट रीडर फ्रॉम द एवरी मोमेंट दे एंटर द लाइब्रेरी। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने रेफरेंस स्टाफ के बारे में बात की थी कि रेफरेंस लाइब्रेरियन या रेफरेंस स्टाफ ऐसा यूजर होता है, ऐसा स्टाफ होता है जो कोई नए यूजर आने पे या कोई पुराना यूजर भी आपकी लाइब्रेरी में आ रहा है, वो जिस भी तरह की आपकी सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा है उस सर्विस तक उसको वहां पे पहुंचाने का काम करता है रेफरेंस लाइब्रेरियन या रेफरेंस स्टाफ। उसको हर मोमेंट पे तैयार रहना है जैसे ही कोई नया यूजर आपकी लाइब्रेरी में विजिट कर रहा है। अपॉन टू द moment they leave it, critically examine each and every process they involve themselves with the care of the save the time of the user.
आपके अपने यूजर को टाइम को सेव करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आपने अपनी लाइब्रेरी को वेल ऑर्गेनाइज किया है तो आप खुद अपना टाइम बचा पाएंगे और इसी के ऑर्गेनाइजेशन से ही आपके रीडर का भी टाइम इजिली सेव हो सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए ओपन एक्सेस सिस्टम। लाइब्रेरी के यूजर का टाइम सेव करना है और लाइब्रेरी के स्टाफ्स का भी टाइम सेव करना है। अगर हम ओपन एक्सेस कर दें या अपने कैटलॉग को इस तरह से अरेंज कर दें या इस तरह से कैटलॉग कैबिनेट्स को इस तरह से बनाएं, कैटलॉग ऐसे बनाएं कि यूजर आए, वो खुद आके अपनी सारी चीजें एक्सेस करे, देख ले और उसको जो भी रिसोर्स चाहिए आपकी लाइब्रेरी से वो वहां पे अपना इजीली एक्सेस करे, पढ़े और वापस रिटर्न करके वहां से चला जाए। अगर वो इस तरह का सिस्टम अगर आपने मेंटेन किया अपनी लाइब्रेरी में तो वो यूजर वापस भी आना चाहेगा, उसका टाइम भी सेव होगा। इसी के अपोजिट आपकी लाइब्रेरी सारी लॉक है, आपके पास स्टाफ्स की कमी है, एक लाइब्रेरियन एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट को वो हैंडल कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट आया, उसी कुछ रिक्वायरमेंट है, ऐसी लाइन लगी हुई है, तो यूजर्स यूजली आपकी लाइब्रेरी में विजिट करने से एक दो बार सोचेगा। तो आपको कुछ इस तरह के सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने होंगे सो दैट कि आपकी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का और यूजर का दोनों का टाइम सेव हो सके। इसके लिए आप ओपन एक्सेस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ अरेंजमेंट। आपको सेल्फ का अरेंजमेंट, पहले भी बात हुई है इसके बारे में कि ओपन एक्सेस रखना है और सेल्फ का अरेंजमेंट कैसे करना है, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज कैटलॉग क्लासिफिकेशन करना है या सेल्फ का अरेंजमेंट करना है कि ईयर वाइज कौन कौन सी बुक्स आई हैं उनका उस तरह से अरेंजमेंट करना है, ऑथर वाइज करना है। ये डिपेंड करेगा कि आपका यूजर जिस तरह का रिक्वायरमेंट है। एक होता है ना कि हर यूजर या हर एरिया में कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो चाहते हैं सर कि मुझे बुक्स इस तरह से क्लासिफाई करके दी जाए या मेरी लाइब्रेरी जो आपकी लाइब्रेरी सर हमारी जो लाइब्रेरी है उसको इस तरह से क्लासिफाई। ये जो सबसे कॉमन मेथड है आपका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, आप हिंदी की बुक्स, इंग्लिश की बुक, मैथ की बुक अलग अलग जगह से अरेंज कर दीजिए और उस तरह के अरेंजमेंट से यूजर भी बहुत आराम से आके देखिए। अरेंजमेंट बाय सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप अरेंज कर दीजिए बुक्स को और जो यूजर होगा वो ओपन एक्सेस सिस्टम अगर आप उसको देते हैं तो ईजिली जाके वो अपनी लाइब्रेरीज की बुक्स तो आराम से ईजिली पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, उसका टाइम सेव होगा। सेल्फ अरेंजमेंट से आप सेव द टाइम ऑफ द यूजर के लॉ को इंप्लीमेंट करवा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टैक रूम गाइड। स्टैक रूम देखिए, स्टैक रूम क्या होता है मैं आपको पहले की फोटो दिखा देता हूं, इसको देख लीजिए। देखिए ये है स्टैक रूम। अब इस स्टैक रूम में जब आप बहुत बड़ी लाइब्रेरीज में काम करते हैं वहां पे इस तरह की चीजें होती हैं। आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज में ये वैसे खाली है, ब्लैंक है, यहाँ पे आप किताबें रख सकते हैं दोनों तरफ से, इस साइड भी, बोथ इस साइड भी और पीछे की साइड भी, दोनों जगह पे आप बुक्स रख सकते हैं। ये जो एरिया है ये आपको बताता है कि इस स्टैक में कौन कौन सी बुक्स हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी लिस्ट रहती है, इसमें सब कुछ मेंटेन रहता है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उनका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए एक मैप है यहाँ पे, जहाँ पे हो सकता है आपको आपकी लाइब्रेरी के एक फ्रंट एरिया में, सेंट्रल एरिया में इस तरह के चार्ट्स आप बना सकें और बता सकें जो आपने क्लासिफिकेशन किया है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, किस तरह की सब्जेक्ट की बुक किस एरिया में अवेलेबल है। ये कहलाता है स्टैक रूम गाइड। अगर आपने ये काम किया है, ठीक है, अपनी लाइब्रेरी में, तो यूजर को बार बार आपके स्टाफ्स को परेशान नहीं करेगा। वो आएगा, उसको पता है एक बार आपने उसको प्रॉपरली चीजें एड्रेस कर दी हैं, वो आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा वो, तो उसको आप ब्रीफ करिए और ब्रीफ करने के बाद सेकंड टाइम जब भी वो विजिट करेगा आगे वो सीधा अपने रिसोर्स मिडल तक अवेलेबल हो जाएगा। उसका टाइम बचेगा, आपके रीडर का टाइम बचेगा और आपका टाइम बचेगा। ठीक है, इस तरह के गाइडेंस की वजह से भी आप अपने यूजर का टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैटलॉग। इससे पहले भी बताया था कैटलॉग आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। कोशिश करिए कि एक बुक का जो भी पॉसिबल वेज हो सकती हैं बुक्स को सर्च करने की, उतने तरह के कैटलॉग कार्ड्स बनाए जाएं। कैटलॉग कार्ड्स का अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि यूजर्स को उसको बहुत आसानी से इजी, मिसमैचिंग नहीं। कैटलॉग्स क्या होते हैं, यूजर्स क्या करते हैं, बहुत बार कैटलॉग निकाल लेते हैं, फाड़ देते हैं, वो जो उसका होल्स है वहां से खींच के, और या फिर कैटलॉग कार्ड मिस हो जाते हैं या फिर वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। इन सब चीज़ों का आपको रेगुलर इंटरवल पे चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको किस तरह का। अल्फ़ाबेटिक कैटलॉग बना रहे हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग बना रहे हैं, कैटलॉग को किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान अगर रखते हैं आप, ठीक है, तो वो आप हो सकता है कैटलॉग कार्ड इस तरह से बना दें या उस बुक्स में, उन कैटलॉग कार्ड्स में इस तरह से आप एंट्रीज बनाएं कि जो भी पॉसिबल यूजर्स आपकी लाइब्रेरी में आ रहा है वो बहुत ईजिली कैटलॉग कार्ड को देखकर अपनी बुक्स को, अपने रिसोर्सेज को ईजिली लोकेट कर सके। ये आपका कैटलॉग कार्ड्स का। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विसेज वही रेफरेंस लाइब्रेरियन वाली सर्विसेज कि आपको अपनी लाइब्रेरीज में एक रेफरेंस स्टाफ होगा, उसको
वो कैसे यूज़र से बात करे, किस तरह से यूज़र की इंफॉर्मेशन को वो इन्फॉर्म करे, या लाइब्रेरी में यूज़र्स के आते ही वो उसके हेल्पिंग नेचर वो इस तरह से उसको ट्रीट करे अपने यूज़र्स को कि यूज़र बहुत कंफर्टेबल हो उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और जैसे ही वो इंफॉर्मेशन दे वो रिसोर्स पर्सन वो जो यूज़र है आपका वो अपने रिसोर्स तक इजीली पहुंच सके। तो रेफरेंस सर्विस देकर या रेफरेंस वर्क करके यूज़र के टाइम को सेव, जैसे यूज़र आता है तो उसको वो खुद अगर चीज़ों को देखने लग जाएगा, उसको नहीं पता है कि बुक्स का क्लासिफिकेशन कैसे है, लाइब्रेरी में कौन से रिसोर्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं, या जिस तरह के रिसोर्स मटेरियल के बारे में मैं यहाँ पे सर्च करने आया हूँ वो कहाँ पे इजीली अवेलेबल, जब तक वो पूरी लाइब्रेरी घूम नहीं लेगा तब तक उसको नहीं मिलेगा। अगर वो रेफरेंस लाइब्रेरियन के पास आता है, उससे अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपनी रिसोर्स जो भी उसको चाहिए वो अगर उससे कम्युनिकेट करता है और वो रेफरेंस लाइब्रेरियन उसको उसके रिसोर्स तक पहुंचा देगा, तो इस वजह से भी उस यूज़र का टाइम इजीली सेव हो सकता है। ठीक है, बहुत तरह की सर्विसेज मिल जाएंगी यहाँ पे, आपकी सर्विसेज देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इनको इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इशू रिटर्न मेथड। ठीक है, जो मेन लाइब्रेरी का काम है बुक्स को इशू करना, रिटर्न करना। अगर इस तरह के लाइब्रेरीज में जो इशू रिटर्न के मेथड्स हैं उनका अगर इस्तेमाल, इस तरह का मेथड इस्तेमाल हो कि उस बुक को इशू रिटर्न करने में बहुत कम समय लगे। आजकल अगर ऑटोमेशन का टाइम अगर आप देखते हैं तो बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में किसी बुक को किसी स्टूडेंट के साथ इशू किया जा सकता है, उसको रिटर्न किया जाता है। इवन कि कॉन्टेक्ट लेस इशू रिटर्न मेथड्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि यूजर आएगा, अपनी बुक लेगा, वो एक तरह के मशीन्स होगी, वहां पे जाके उसके बारकोड को स्कैन करेगा और यूजर के नाम से वो बुक इशू हो जाएगी। ठीक है, या फिर उनको रिटर्न करना चाहेगा, वो स्पेसिफिक एरिया बना होगा, वहां पे जाकर उसको रख देगा बुक्स, उसके नाम से बुक्स रिटर्न आ जाएंगी। अगर आप इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो फास्ट हो, एक्यूरेट हो, ठीक है, टाइम सेविंग हो, और आप इस तरह के मेथड, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, इसके बारे में हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, रंगनाथन के रीडर टिक बुक सिस्टम और डेट्राइड सेल्फ चार्जिंग सिस्टम, बहुत सारे मेथड्स हैं बुक्स को इशू रिटर्न करने का। आपको हमेशा इस तरह के मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम समय में किया जा सके, एक्यूरेसी के साथ किया जा सके और उसमें टाइम सेविंग के मेथड्स हो। अगर ये काम आप करते हैं तो आप अपने रीडर का टाइम आसानी से या इजीली सेव कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ कहता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जो एक्सपेंड करेगी। हो सकता है फ्यूचर में उसके कुछ नए यूजर्स आए, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा कलेक्शन डेवलप हो जिससे लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स को एक्सपेंड करने की कोशिश की जाए या एक्सपेंड होगी। तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी के इनिशियल स्टेज पे ही इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखते हैं अपने इस लॉ में। द फिफ्थ लॉ इज लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है, ये एक्सपेंड करेगा, ये बढ़ेगा। दिस लॉ एनुक्रिएट अ फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिंसिपल्स विच गवर्न प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की प्लानिंग इनिशियल स्टेज, एकदम स्टार्टिंग में ही आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना है, और ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी लाइब्रेरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से प्लान कर रहे हैं, इन बातों का ध्यान आपको प्लानिंग स्टेज में ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही जब आप लाइब्रेरी की बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हो, लाइब्रेरी के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तब इस बात का ध्यान रखिए कि लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्थान है। आप आज जिस एरिया में अपनी लाइब्रेरी को सेटअप कर रहे हैं उससे हो सकता है कि डबल स्पेस आपको फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में चाहिए होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी लाइब्रेरीज को आप डेवलप करेंगे। द फिफ्थ लॉ हैंडल द लाइब्रेरी एज एन इंस्टीट्यूशन which have all the qualities of growing organism। अब यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनिज्म का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है वो ह्यूमन की तरह है, जैसे कि एक बच्चा, एक शिशु जो होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी, यहाँ पे आएगा। रंगनाथन सर ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है कि एक शिशु होता है जब वो छोटी अवस्था में है, जब वो शिशु अवस्था में है तो वो भी उस समय वो भी एक्सपेंड कर रहा होता है, वो फिजिकली एक्सपेंड करता है, वो मेंटली एक्सपेंड कर रहा है, उसकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है और मेंटल ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन जो एक अडल्ट ग्रोथ करता है तो वो एक 18 साल या 20 साल की उम्र के बाद वो फिजिकली डेवलप हो चुका है, लेकिन फिर उसके बाद वो मेंटली डेवलप हो रहा है। इसी तरह के ग्रोथ को लाइब्रेरी में रंगनाथन सर ने लाइब्रेरी से कंपेयर किया है कि स्टार्टिंग में तो लाइब्रेरी अपने आप को एक्सपेंड कर रही होती है, वो फिजिकली भी एक्सपेंड करती हो और जो उसके अंदर रिसोर्स मटेरियल रखे हैं वो भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी मैच्योरिटी आ रही होती है। लेकिन एक समय के बाद लाइब्रेरी जब अपने मैक्सिमम साइज से पहुंच जाएगी तो जो अंदर रखे हुए कलेक्शंस हैं सिर्फ वो रिप्लेस होंगे, उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस फिजिकल जो कलेक्शंस रखे हुए हैं वहां पे चेंजेस आएंगे। लाइब्रेरी में रंगनाथन सर ने इस लॉ को ह्यूमन बीइंग जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो एक्सपेंड कर रहा है, जो फिजिकली और मेंटली साइकोलॉजिकली एक्सपेंड करता है, उससे कंपेयर करने की कोशिश की है। तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइब्रेरी को भी
रंगनाथन सर ने एक इंसान के रूप में, एक ऑर्गेनिज्म के रूप में सोचा है, तुलना करने के अध्ययन की है। तो हो सकता है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस लॉ के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी इज इक्वल टू ऑर्गेनिज्म, किस लॉ के अकॉर्डिंग, वो आपका आंसर आएगा यहाँ पे फिफ्थ लॉ। ठीक है, A growth of organization is an inherent feature of natural growth due to change in size, development in the new shape and the form. ठीक है, according to रंगनाथन the growth of an organization can be two kinds. कौन से two kinds हैं? growth of a body of the child, एक चिल्ड्रन जो छोटा बच्चा है उसकी ग्रोथ। अब बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है? वो शारीरिक रूप से भी विकसित कर रहा होता है और मानसिक रूप में भी वो कुछ नई चीजें सीख रहा होता है। एंड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ एडल्ट। अब एडल्ट की बॉडी कैसे ग्रो करती है? बॉडी तो उसकी फिजिकली एक समय के बाद एक्सपेंड नहीं होगी। ठीक है, उसकी हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर जितना था, जैसे बनना था बन गया। अब उसके अंदर मेंटल ग्रोथ हो रही है। तो लाइब्रेरीज भी एक समय के बाद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अचीव करने के बाद उसके अंदर रखे हुए रिसोर्सेज को ही वो डेवलप करती है, कलेक्शंस को एक्सपेंड करती है। ही कंपेयर द ग्रोथ ऑफ द स्टोरेज ऑफ रिपोजिटरी लाइब्रेरी and service library to their children's and the adult respectively. A child growth is characterized by the overall increase in the size and weight. ठीक है, similarly the building of a repository library should be capable of growth to incorporate additional materials. On the other hand, the building of a service library needs not to grow beyond the certain size and the case when the body is an adult. दो तरह की लाइब्रेरी यहाँ पे देखिए, रिपोजिटरी लाइब्रेरीज जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखा जाता है, वो चाइल्ड ग्रोथ की तरह एक्सपेंड करती है। उसके पास समय के साथ साथ फिजिकली उसका एक्सपेंडेशन करना जरूरी है या उसकी नीड है। बट जो सर्विस लाइब्रेरी है जहाँ पे यूजर्स आते हैं, उनको हम सर्व करते हैं, वो एक अडल्ट ग्रोथ की तरह बढ़ती है। उसका जितना एक्सपेंडेशन होना था वो हो चुका होता है। अब उसके अंदर जो रिसोर्स रखे गए हैं हम उनको बार बार चेंज करके यूजर्स को अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कंसेप्ट है हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें ये कहा गया है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है, वो बढ़ेगी। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, फर्स्ट अभी आपको बताया दो तरह के कंपैरिजन किए गए हैं, चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट है कि रंगनाथन सर ने लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को दो तरह से एक्सपेंड करने के बारे में सोचा है। रिपोजिटरी लाइब्रेरीज बच्चों की तरह एक्सपेंड कर रही है और सर्विस लाइब्रेरीज आपके एडल्ट की तरह ग्रोथ कर रही है। और ये चीजें आपको इनिशियल स्टेज में सोचनी होगी। जब आप प्लानिंग फेज में हो, लाइब्रेरी के प्लानिंग फेज में हैं, लाइब्रेरी की बिल्डिंग, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप जब सोच रहे हैं, तब जाके आपको ये चीजें करनी होगी कि आपको उस समय इस लाइब्रेरी के रूल का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रिनिटी कंसेप्ट बनाया था। ठीक है, जिसमें कौन कौन इंक्लूड है? रीडर है, पुस्तक है और स्टाफ है। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए, ठीक है, देखिए बुक्स हैं, रीडर्स हैं और स्टाफ हैं। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसको आपको स्टार्टिंग एकदम इनिशियल स्टेज में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें इन्हीं तीनों चीजों को मैनेज करना है। यूजर को मैनेज करना है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है, स्टाफ को मैनेज करना है। तो हमें अपनी बिल्डिंग का साइज, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज या हमें अपने फर्नीचर का साइज किस तरह से मेंटेन करना है, उन सब चीजों के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है, इनिशियल स्टेज, वही बात याद रखिए, एकदम इनिशियल स्टेज में जब लाइब्रेरी की बिल्डिंग का स्टार्टिंग ही फेज है, उसी समय आपको देखना है कि आपको अपनी लाइब्रेरीज की बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन करना है जिससे हो सकता है आप अपनी लाइब्रेरी के स्टाफ जो स्टेक्स को आप डिजाइन कर रहे हो, तो उसको बनाते समय ये ध्यान रखिए कि हो सकता है किसी बुक का साइज बहुत हाइट, उसकी लंबाई ज्यादा हो, कोई बुक का साइज छोटा हो। ठीक है, तो आप अपनी लाइब्रेरीज के स्टेक्स को एडजस्टेबल रखिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। कोई नई बुक ऐसी आई जो उसका थोड़ा सा हाइट ज्यादा है या वो ज्यादा वॉल्यूम की बुक्स हैं, तो उसको किस तरह से हमें मैनेज करना है, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बहुत ही इनिशियल स्टेज में। ठीक है, ये है आपकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये बढ़ेगा ही, एक एक्सटेंड होगा। एक समय के बाद हो सकता है यूजर्स ज्यादा आ जाए। आज आपके पास 50 यूजर्स हैं, कल 500 यूजर्स हो सकते हैं आपकी लाइब्रेरी में, अगर आपने प्रॉपर अच्छी सर्विस दी। पब्लिक लाइब्रेरीज को ध्यान में रख के ज्यादातर ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका जो सराउंडिंग है वो इस तरह से डेवलप हो कि मैक्सिमम यूजर्स को वहां पे रख सके। उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लाइटनिंग का, आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी की बिल्डिंग को आपको साइज करना चाहिए। ठीक है, वो रीसाइजेबल होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन स्कीम। देखिए, आप इस तरह का क्लासिफिकेशन स्कीम को चूज करिए। क्लासिफिकेशन स्कीम बहुत सारी अवेलेबल है, बट आपको किस तरह की अपनी लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन स्कीम रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है लाइब्रेरीज में नई बुक्स आएंगी, नया कलेक्शन आएगा, नए तरह के यूजर्स आएंगे। अब अगर आपने एक स्टैटिक
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम ले ली है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई नया सब्जेक्ट अगर ऐड होता है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो अब इस तरह की क्लासिफिकेशन स्कीम साथ प्रॉब्लम आएगी कि वो ग्रोथ करने में आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे वो क्लासिफिकेशन स्कीम कैपेबल होनी चाहिए, अकोमोडेट कर ले पास्ट के सब्जेक्ट्स को, प्रेजेंट के सब्जेक्ट्स को और फ्यूचर के सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्सपेंडेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है, और एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। किसके अंदर? ये क्लासिफिकेशन स्कीम की क्वालिटीज हैं। जैसे डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जब आप डीडीसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ कॉलम्स अभी भी, कुछ नंबर्स जहां पे हैं वो ब्लैंक रखे गए हैं क्योंकि वो नियर फ्यूचर में आएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंडिया में जीएसटी कब आया? 2000, बहुत लेटर इसमें आया। तो अब अगर जीएसटी के कॉलम को हमें ऐड करना है, जीएसटी रिलेटेड कोई नई बुक्स आ रही हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज तो 90s के बाद आई हैं, तो अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नया सब्जेक्ट आ रहा है या फ्यूचर में कोई नया सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें डेवलप हो जाए जिसके बारे में नया लिटरेचर लिखा जाए, तो उन नए लिटरेचर को अकोमोडेट करने का आपके पास जगह होनी चाहिए। और आपने इस तरह की क्लासिफिकेशन स्कीम अगर रखी है तो आपका ये फिफ्थ लॉ आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप इस तरह की क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं रख रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरीज में ग्रोथ पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट, सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन, नया लाइब्रेरीज में नए यूजर्स आएंगे, नया कलेक्शन आएगा और वो नए कलेक्शन नए यूजर्स तक सर्कुलेट होगा। अब अगर आपने सर्कुलेशन सिस्टम को फिक्स्ड रखा हुआ है, कुछ इस तरह का सर्कुलेशन सिस्टम रखा है जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिसके अंदर नए यूजर्स का नए रिसोर्सेज को अकोमोडेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे आपकी लाइब्रेरी एक फेलियर देखेगी। तो आपका जो चार्जिंग सिस्टम है, बहुत सारे चार्जिंग, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, रंगनाथन सर का दिया गया टू कार्ड सिस्टम, बहुत तरह के चार्जिंग सिस्टम है, या फिर आप इशू रिटर्न का जो सिस्टम है उस तरह के सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे जो फ्यूचर प्रूफ हो, जिसमें नए कलेक्शन नए यूजर्स को इंप्लीमेंट करने का, एकोमोडेट करने के चांसेस हों, ठीक है। नेक्स्ट, आपका वीडिंग ऑफ बुक्स। बुक्स को हटाना, छांटना। कोई बुक ऐसी हो सकती है आपकी लाइब्रेरी में जो एक समय के बाद इररिलेवेंट हो जाए, या बहुत सारे यूजर्स उस बुक को यूज ना कर रहे हो, अब उस बुक का उतना डेवलपमेंट, या अब वो बुक आउटडेटेड हो गई हो। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो अब रिलेवेंट नहीं रह गए हैं, तो अब आप ऐसे बुक्स का कलेक्शन अगर अपनी लाइब्रेरी से बना के रखेंगे और ग्रोथ होगी तो उसमें नए यूजर्स, नए लाइब्रेरियन, नए रिसोर्सेज को आने की संभावना नहीं होगी, तो आप उन पुरानी बुक्स को हटाओगे, वीड आउट करोगे। जैसे हम लोग, ये वीडिंग जो वर्ड आया था वो कब, जैसे हम लोग जब खेती में कुछ खरपतवार आ जाता है उसको हटा देते हैं ना, जो अनवांटेड घासें हैं, अनवांटेड कीड़े मकोड़े आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, उनको हम हटाते हैं। वही वीडिंग आउट का प्रोसेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। अब लाइब्रेरी वर्धनशील संस्थान है, वो बढ़ेगी, एक्सपेंड करेगी, और अगर आपने अपनी लाइब्रेरी को फिक्स्ड कर रखा है, उसमें नए रिसोर्सेज को आने की आपने संभावना नहीं है। अगर आप पुरानी बुक्स को नहीं हटाएंगे तो नई बुक्स अगर आपके पास नहीं आ पाएंगी तो आपका जो फिफ्थ लॉ है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपको अपनी लाइब्रेरीज में हमेशा अपडेटेड कलेक्शन रखना है, ठीक है। नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए सब्जेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, उनके लिए जगह चाहिए। तो अगर आप पुरानी चीजों को आउट नहीं करेंगे, ठीक है, हटाएंगे नहीं, उस लाइब्रेरी से आप वीड आउट नहीं करेंगे, तो आप नए कलेक्शन को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं? यही चीज अगर आप कर रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरीज को ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ये था फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ ऐसे एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कभी न कभी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉल्ड द सेट ऑफ नॉर्म्स, परसेप्ट्स एंड गाइड टू गुड प्रैक्टिस इन द लाइब्रेरियनशिप। लाइब्रेरियनशिप में जो नॉर्म्स होते हैं, कुछ परसेप्ट्स होते हैं, या फिर कुछ गाइड्स प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, कैनन क्लासिफिकेशन, 5 लॉज और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है तो 5 लॉज और 5 लॉज में से अगर 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस और 5 लॉज में से अगर आपको कोई मिले तो ये आपका तुरंत हट जाएगा, ठीक है, ये कट, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास डी अवेलेबल है। अभी हमें नहीं पता कि डी आंसर है नहीं, बट इसको हम लोग काट देंगे कि ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट कर दिया हमने। नेक्स्ट है कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग, ये सिर्फ कैटलॉगिंग से रिलेटेड होंगे, कैनन्स या प्रिंसिपल्स। ये कोलन क्लासिफिकेशन, ये तो एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, इस वजह से ही हट जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी। डी क्या है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये क्या है? कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे परसेप्ट्स हैं जो आपके लाइब्रेरी साइंस में गाइड का काम करते हैं, ठीक है, फॉर अ गुड प्रैक्टिस इन लाइब्रेरियनशिप। ये है आपके 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आंसर इज डी, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एस आर रंगनाथन एनुकेटेड 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन द ईयर।
ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रंगनाथन सर ने सबसे पहले, एनुकेटेड का यहाँ पे क्या मतलब था, जब ये फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रेजेंट किए थे अपने 5 लॉज। ये क्वेश्चन डीएसएसबी में भी आया है, केवीएस में भी आया है। सेम क्वेश्चन आप देखेंगे दोनों एग्जामिनेशन में, दोनों तरह के एग्जामिनेशन में जो स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स, डीएसएसबी और केवीएस, वहां पे ये पूछे गए हैं। ऑप्शन देखिए 1930, 1931, 1928, 1931। अब अगर आप एग्जामिनेशन में हो, आपको बहुत अच्छे से पता हो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने तो 1931 में बुक लिखी थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम उनकी बुक आई थी 1931। एग्जाम में हो सकता है अगर आपने जल्दीबाजी की तो आप 1931 लगा के आ जाएंगे, बट सबसे पहले उन्होंने 1928 में इन लॉ को, दिसंबर 1928 में इन लॉ को सबसे पहले इम्प्लीमेंट प्रेजेंट किया था अपने कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। आंसर इज सी 1928। क्वेश्चन नंबर 3, in which year एस.आर. रंगनाथन proposed the 5 law of library science? ये हरियाणा में और मिजोरम की पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 1931, 33, 13 और 43। देखिए यहाँ पे तो आप क्लियर है कि 1931 होगा, बट अगर यही चीज आपको दो ऑप्शन में फिर वही पुराना वाला ऑप्शन 1928 भी दे दिया था तो हो सकता था कंफ्यूजन होती। तो दोनों तरह के एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आपको देखिए यहाँ पे दे दिए हैं कि जिस तरह के भी एग्जाम क्वेश्चन आए, एक बार प्लीज बिल्कुल केयरफुली होके पढ़िए, जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है उसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे आंसर करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इज ए 1931। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, पहली बार इनको कब पब्लिश किया गया था? देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम चीज है, सेम इंफॉर्मेशन है बट शब्द अलग हैं। तो एक ही तरह की इंफॉर्मेशन को 2 या 3 तरीके से अभी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट लॉ को सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम चीजें आपसे पूछी गई थी बट वहां पे उसके शब्द अलग थे। आपको आंसर पता होगा, आंसर इज 1931, आंसर इज सी 1931। नेक्स्ट, हु इज द पब्लिशर ऑफ बुक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? ये एनवीएस 2019 का क्वेश्चन है कि फर्स्ट जब पहली बार ये बुक पब्लिश हुई थी फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो उस समय इसके पब्लिशर कौन थे? अभी मैंने आपको इस क्लास में बताया था सबसे स्टार्टिंग में, जब ये इंडिया में फर्स्ट टाइम 1931 में बुक पब्लिश हो रही थी, उस समय इसको पब्लिश किया गया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो पब्लिशर है उनको भी आपको ध्यान में रखना है, और प्रेजेंट टाइम में इसके पास जो कॉपीराइट किसके पास है इस बुक का, उसको भी आपको चीजें ध्यान रखें। आंसर इज डी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। Who is the written forward of 5 law of library science? 5 law of library science का फॉरवर्ड किसने लिखा था? WCV शेयर्स ने लिखा था, PS श्रीनिवासन अय्यर ने लिखा था, A नीलगमन ने, या MA गोपीनाथन ने? ये 4 ऑप्शन आपके पास स्टार्टिंग में बताया था आपको कि फर्स्ट 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फॉरवर्ड और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का इंट्रोडक्शन, दोनों ही इनके गुरु थे। जो फर्स्ट 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस था, ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस था, इसका जो फॉरवर्ड लिखा गया है वो PS श्रीनिवासन अय्यर के द्वारा, जो इनके इंडिया के गुरु थे, और WCV शेयर्स के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन लिखा गया है, ठीक है। आंसर होगा, आंसर सी, PS श्रीनिवासन अय्यर। नेक्स्ट, हु होल्ड द कॉपीराइट ऑफ द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रीप्रिंटेड इन 2006? ये MPPCS में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि श्रेयस, ठीक है, ये इसके ऐसे, इनका जो कॉपीराइट है, ये जब एसएस पब्लिकेशन इसको पब्लिश कर रही है उस समय 2006 से इसका जो कॉपीराइट है, सॉरी वो 2006 से पब्लिश कर रही है और इसका जो कॉपीराइट है इस समय सेल्स के पास है, ठीक है। शारदा रंगनाथन एंडोर्समेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस तरह का ये इंस्टीट्यूशन, जो इसका हेड ऑफिस आपको बेंगलुरु मिल जाएगा, वहां पे ये चीजें, जो लाइब्रेरी, जो रंगनाथन सर की जो भी बुक्स हैं, जिस भी तरह की उन्होंने बुक्स लिखी हैं अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों का पब्लिकेशन इस समय और कॉपीराइट इनके पास है, शेल्स के पास है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइज ऑन लाइब्रेरी वर्किंग आवर्स? लाइब्रेरी के वर्किंग आवर्स में कौन से नियम को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। लाइब्रेरी के वर्किंग आवर्स, देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बुक्स आर फॉर यूज। अब बुक्स यूज करने के लिए है, उनको इस टाइम पे लाइब्रेरीज को नहीं खोलना है, या ऐसी टाइम पे लाइब्रेरीज का वर्किंग नहीं होना चाहिए जब आपके एरिया के सभी लोग कहीं किसी और काम में बिजी हों। तो आपका जो वर्किंग आवर है ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आता है कि बुक्स आर फॉर यूज, बुक्स यूज के लिए होती हैं। और अगर आपका वर्किंग आवर इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि आपके यूजर्स और आपके लाइब्रेरीज का दोनों का टाइम क्लैश कर रहा हो, तो आपके यूजर्स आपकी लाइब्रेरी में नहीं आ पाएंगे। आंसर इज ए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी। इसरो 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है,
आप एक देखेंगे एक ही टॉपिक है, ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लेकिन इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन है जो लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स करा रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन में, और अभी आप देखेंगे इसी टॉपिक के लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज आपको मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, इसके नीचे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उस टेस्ट सीरीज में आप देखिएगा जरूर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 100 प्लस क्वेश्चन आपको एक ही तरह के टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने इसी टॉपिक को इसी अलग अलग तरीके से, एक ही इंफॉर्मेशन को 4-5 तरीके से घुमा के पूछा गया। मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपको अपने टेस्ट सीरीज में अवेलेबल करा दिए। एक बार आप जरूर उस टेस्ट सीरीज को देखिएगा, आपको थोड़ा सा इस बात का आइडिया हो जाएगा कि एक ही टॉपिक है और डिफरेंट एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशंस ने इसको अलग अलग तरीके से किस तरह से पूछा है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी, वो लोकेशन कैसी होनी चाहिए लाइब्रेरी की? सेंटर प्लेस पे होनी चाहिए, रिमोट प्लेस पे होनी चाहिए, कॉर्नर ऑफ द सिटी होनी चाहिए, या इनकन्वीनियंट डिस्टेंस पे होनी चाहिए? सिंपल आंसर है, आंसर इज इसका ए, सेंटर प्लेस। आपकी जो लाइब्रेरी है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो आपके सेंटर प्लेस पे आनी चाहिए। नेक्स्ट, द सेकेंड लॉ emphasize on dash of the library service to the every kind of readers। every kind of readers, देखिए अभी आपको मैंने क्लासेस बताए थे, सेकंड लॉ पढ़ा था कि लाइब्रेरी की सर्विस ऑटोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, उसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। वो इस तरह से सर्विस को प्रोवाइड करे जिससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूजर्स आपकी लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें। तो जो सेकंड लॉ है उस सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको अपनी सर्विसेज को इस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए कि उस सर्विसेज को डेमोक्रेटिक वे में, उस सर्विसेज का डेमोक्रेटाइजेशन हो सके, लोकतांत्रिकरण हो सके, इस तरह का आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। आंसर इज बी, डेमोक्रेटिक। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक टॉपिक जिसपे हम लोगों ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली 100% यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस आपके पास लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अपनी इस क्लास में करा दिए हैं, और 100 प्लस क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उन टेस्ट सीरीज को देखिए, वहां पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो हो सकता है यहाँ पे आप ना पढ़ें, बट इस तरह के कॉमन सेंस लगा के आप उन क्वेश्चन को बहुत ईजिली हैंडल कर पाएंगे। एक बार जरूर उन टेस्ट सीरीज को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा, और आप देखिएगा जो 100 प्लस क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से सिर्फ एमसीक्यूज मिलेंगे। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 100 प्लस एमसीक्यूज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार आप करके जरूर देखिएगा, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अब इस टॉपिक को करने के बाद, पढ़ने के बाद, और जो आपके पास टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको करने के बाद, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वहां से छूटने वाले नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।